हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट इंजीनियरिंग। माय नेम इज आर्यन। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले यूनिट 1 डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखेंगे, ये फिलामेंट क्यों लिया, जैसे इसका वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, हीट अप होना स्टार्ट होगा, इसमें से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के बीम निकले। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर फुटबॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बताओ कितनी है? ऑब्वियसली एक फुटबॉल प्रेजेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। बास्केटबॉल प्रेजेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। So, hello everyone, welcome to One Shot Engineering. My name is Aryan. आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 सेमेस्टर 2 की अप्लाइड फिजिक्स 2। बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है यार। जब भी लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के क्लासेस को, कुछ तो बच्चे तो स्किप करते हैं और कुछ बच्चे बोलते हैं यार फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट मानी जा रही है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैं इसको इतना इजी बना दूंगा, जिसको मीम्स पसंद है उसको फिजिक्स पसंद आएगी। भैया ये क्या बातें कर रहे हो आप, मीम्स की बातें कर रहे हो? मैंने बोला बिल्कुल यार, फिजिक्स को मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को इस तरीके से रिलेट करूंगा मीम्स के। जिसको मीम्स पसंद आएगा, जिसको मीम्स याद रहेंगे, उसको फिजिक्स का एक टॉपिक याद रहेगा। हर एक टॉपिक्स को मैं मीम से कनेक्ट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी तो बातें होती रहेगी। जो चैनल पे न्यू है अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दो, और बाकी सब्सक्राइब तो आप कर ही नहीं होंगे, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले यूनिट 1 क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले हम जो हमारा बेसिक रहा है अभी तक, कि सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे कि यूनिट 1 के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। क्लास 12 में यदि आपने पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाँ वो अंकल, या वही अंकल जिन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला था कि इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर। उसको प्रूफ किसने किया? डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया। इसको डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर पढ़ेंगे फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। वेव की दो वेलोसिटीज होती है, दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है वो देखेंगे कि फेस वेलोसिटी क्या होती है एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। देन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखेंगे, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई नो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, और फिर से ये पढ़ेंगे। फिर आएगा कॉन्टिन्यूअस वेव इक्वेशन, देन आएगा पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। मैं बात करूं इस पर्टिकुलर चीज की, तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में मिड टर्म में एंड टर्म में दिखेगा। दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन जो कि हमें देखने को मिलने वाला है। डेरिवेशन है, फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है, लेकिन मीम्स के थ्रू मैं आपको डेरिवेशन बहुत इजी बना दूंगा। फिर फाइनाइट पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 1 थोड़ी बड़ी है, डिफिकल्ट है, न्यूमेरिकल्स है। भैया ये तो आप प्रेशर डाल रहे हो, नहीं, इसको मैं इतना इजी कर दूंगा कि डिफिकल्टी आपके सामने क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे साथ कनेक्ट रहना है, और मैं जो जो चीज बोलूं उसके साथ क्या रहना है? कनेक्टेड रहना है। सबसे पहली बात क्या आनी चाहिए? डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जब भी हम पढ़ेंगे या एग्जाम में जब भी आएगा, आपके दिमाग में ये सेंटेंस आनी चाहिए। सबसे पहला आइकन, सबसे पहली मीम क्या है इस पर्टिकुलर इसकी साइंटिस्ट की? जैसे दिमाग में आया साइंटिस्ट, ये कौन साइंटिस्ट है? ये वही साइंटिस्ट है डी ब्रोगली अंकल। ये वही डी ब्रोगली अंकल है जिन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के ड्यूल नेचर होते हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। अच्छा, लेकिन डी ब्रोगली ने बोला कि यदि वेव नेचर होता है, यदि वेव नेचर होता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? उसको कैलकुलेट यूज करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि होगा h अपॉन में मोमेंटम। तो डी ब्रोगली अंकल ने तो बोल दिया, लेकिन जो लोग थे वो तो सिर्फ पार्टिकल नेचर जानते थे, वेव नेचर नहीं जानते थे। उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास कौन आया? उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास आए डेविसन और जर्मन। ये भी दो साइंटिस्ट थे। इस वजह से यहां पे क्या लगाया मैंने? साइंटिस्ट की फोटो लगाई है। तो जैसे ही डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आएगा, दिमाग में साइंटिस्ट का मीम आना चाहिए, यार ये वही साइंटिस्ट है जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट आया। और डेविसन जर्मन में कौन थे? दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? डी ब्रोगली अंकल ने जो बोला था कि पार्टिकल और वेव नेचर होता है, उस वेव नेचर को प्रूफ करने के लिए डेविसन जर्मन ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अच्छा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने लिए होंगे। वो इंस्ट्रूमेंट क्या लिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिया? एक फिलामेंट लिया। क्या लिया? एक फिलामेंट। उस फिलामेंट को बैटरी से कनेक्ट किया। ये फिलामेंट क्यों लिया? फिलामेंट इस वजह से लिया ताकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले। जैसे ये फिलामेंट को हम हीट करेंगे, जैसे इसका वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, हीट अप होना स्टार्ट होगा। जैसे ये हीट अप होना स्टार्ट होगा, इसमें से क्या निकलेगा?
इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन की बीम निकलेगी। फिर उन्होंने क्या लिया, एक निकल का क्रिस्टल लिया। क्या लिया, एक निकल का क्रिस्टल लिया। ठीक है, निकल का क्रिस्टल लिया, लेकिन निकल का क्रिस्टल क्यों लिया, क्योंकि जो निकल का क्रिस्टल होता है वो ग्रेडिंग की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, हमारे ग्रेडिंग की तरह काम करता है। ग्रेडिंग वर्ड सुना हुआ होगा सेमेस्टर 1 में, जब हमने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे तो हमें देखा होगा ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है, एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होता है स्लिट्स का। जब कोई वेव किसी ग्रेडिंग से टकराती है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा देखने को मिलता है। तो इन्होंने बोला यदि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है तो जब इलेक्ट्रॉन इस ग्रेडिंग से यानी इस निकल क्रिस्टल से टकराएगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न एब्जॉर्ब होगा, स्कैटर्ड होगा। स्कैटर्ड होगा तो हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, यहां पे लगा दिया एक मूवेबल डिटेक्टर। जैसे इलेक्ट्रॉन इस एंगल से डिफ्रैक्ट होगा, स्कैटर होगा, तो वो इस पर्टिकुलर डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम सारी चीजें लेके आते हैं, सारी चीजें लेके आते हैं। उन्होंने हर एक इंस्ट्रूमेंट को इस तरीके से डिजाइन कर लिया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने बैटरी स्टार्ट करी, बैटरी हुई हीटअप। जैसी बैटरी हीटअप हुई फिर क्या होने वाला है, फिर हुआ इलेक्ट्रॉन की बीम यहां से निकली। इलेक्ट्रॉन की बीम यहां पे निकली, निकल से टकराई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता था वो ऐसे स्कैटर्ड हुआ, किसी न किसी एंगल से स्कैटर्ड हुआ होगा, कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे स्कैटर्ड हुआ ये मूवेबल डिटेक्टर ने इसको डिटेक्ट कर लिया। जैसे डिटेक्ट किया तो ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो डेविसन और जेनमन एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूफ कर दिया, थियोरेटिकल भी प्रूफ कर दिया। इन्होंने थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट दोनों प्रूफ किया, यहां से एक्सपेरिमेंट तरीके से प्रूफ किया, थियोरेटिकल भी प्रूफ करेंगे जब ये ब्रैग्स लॉ और डी ब्रोगली वेवलेंथ को इक्वल तरीके से दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे भी हम देखें वाले। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम में जब भी एग्जाम में लिखने को आएगा डेविसन एक्सपेरिमेंट लिखिए। सबसे पहले स्टेप क्या होगा, डायग्राम को ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप को अलग बता रहा हूं कि पहले स्टेप में क्या करना है। सबसे पहले स्टेप में एक अच्छा सा डायग्राम बना करके हर एक टर्म का मतलब लिख देना है। सेकंड, डेफिनेशन लिखना है। डेविसन जेनमन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने परफॉर्म किया, तो पहली बात उन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर में परफॉर्म किया, एक वैक्यूम चैम्बर में परफॉर्म किया ताकि कोई बाहर से लाइट ना आ जाए, क्योंकि बाहर से लाइट आ गई तो वो भी क्या कर सकती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न एब्जॉर्ब करने को देखने को मिल सकता है। वैक्यूम में हमने इन्होंने परफॉर्म किया, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए बाय द और इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड तो हुए, लेकिन जो उन्होंने मीडियम यहां पे लिया था उस मीडियम को इग्नोर करते हुए लिया। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, इस तरीके से सेटअप किया। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वैक्यूम लिया और वैक्यूम के अंदर पूरा का पूरा सेटअप परफॉर्म किया जिसमें इलेक्ट्रॉन आया और वो स्कैटर्ड हो गया। तो डेविसन जेनमन एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड बिल्ड अ वैक्यूम apparatus in which electron heated from the filament। जैसे इलेक्ट्रॉन हीट होना स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो एस्केलेट किया और एस्केलेट करके कहां पहुंचा, निकल क्रिस्टल पहुंचा। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर का यूज किया, क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट किया गया ताकि यदि वो किसी एंगल से स्कैटर्ड हो तो डिटेक्ट हो जाए, हमें पता लग जाए कि उसका क्या है, वेव नेचर है, स्कैटर्ड बाय द बीम। ठीक है, ये तो हमने पॉइंट्स देख ही लिए। लास्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है क्या, दिस बीम इंडिकेट द वेव बिहेवियर। ये जो बीम थी ये बिहेवियर किसका दिखा रही थी, वेव का दिखा रही थी, बिकॉज वेव ही होती है जो निकल क्रिस्टल या ग्रेडिंग से डिफ्रैक्ट होकर किसी ना किसी एंगल पे जाएगी, डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाएगी। इसका मतलब है उसमें क्या था, वेव नेचर था। तो इन्होंने बोला कि हम उसमें ब्रैग्स लॉ लगा के भी प्रूव कर सकते हैं। ये ब्रैग्स लॉ क्या है, आगे हम यूनिट 3 और 4 में पढ़ेंगे। वेव नेचर के अंदर ब्रैग्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2d sin थीटा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू में n लैम्डा, 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये d है 2d। अब जैसे ही मैंने बोला था कि देखो एक्सपेरिमेंटली तो ये प्रूफ हो गया कि डेविसन जेनमन ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ तो उसके अंदर वेव नेचर तो है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। लेकिन यदि मुझे थियोरेटिकली प्रूफ करना हो, थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों प्रूफ करना था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया, थियोरेटिकल कैसे प्रूफ किया, इन्होंने क्या किया, ब्रैग्स लॉ का फार्मूला का यूज किया।
तो एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में सबसे पहले स्टेप क्या होगा, डायग्राम ड्रॉ करोगे। सेकंड स्टेप क्या होगा, कुछ पॉइंट्स के बारे में लिखोगे कि जो भी इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज किया, निकल किसके बारे में, मूवेबल डिटेक्टर के बारे में, कैसे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुआ, वो सारे आप पॉइंट्स लिखोगे। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखोगे, तब जाके आपका पूरा 5 मार्क्स से कंप्लीट होगा। इंपॉर्टेंस की बात करूं, मिड टर्म में एंड टर्म में रिपीट हुआ है। हाँ, 5 स्टार क्वेश्चन है, 7 स्टार क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, n की वैल्यू 1 ली और जो d लिया वो कहीं ना कहीं इनका 12.5 एंगस्ट्रॉन। ये बेसिकली क्या होता है, d क्या होता है, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस होता है। तो हम आगे देखेंगे यूनिट 3 के अंदर, निकल्स के अंदर लेयर्स हैं, तो दो लेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारा d होता है। इतना क्लियर है? ठीक है। थीटा क्या है, वो एंगल था, तो यहां पे इन्होंने एंगल लिया 65 डिग्री। और जैसे इन्होंने ये सारी वैल्यूज पुट करी इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमें फाइनल आंसर क्या देखने को मिला, फाइनल देखने को मिला लैम्डा इज इक्वल टू में 1.67 एंगस्ट्रॉन। तो ये तो आई ब्रैग्स लॉ से। जब इन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ से कैलकुलेट किया, जब उन्होंने डी ब्रोगली वेवलेंथ से कैलकुलेट किया, तो वो कैसे कैलकुलेट किया, डी ब्रोगली में तो h अपॉन में मोमेंटम। अच्छा, एक बात बता दूं, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो क्या हो रहा था, उन्होंने वोल्टेज इंक्रीज किया, वोल्टेज इंक्रीज किया, वोल्टेज इंक्रीज किया। तो जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इंक्रीज करना स्टार्ट किया, एक ऐसा वोल्टेज आया एट 54 वोल्ट जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए, और वो किस एंगल से स्टार्ट हुए, एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री। यानी एट 54 वोल्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड करे एट द एंगल ऑफ 50 डिग्री। यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुझे कहां देखने को मिले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेक्शन कहां पे आया, एट द एंगल ऑफ 54 वोल्ट 50 डिग्री पे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड किए। तो ये वाला पॉइंट उन्होंने मार्क किया, ये वाला पॉइंट उन्होंने कंसीडर किया, और इस फॉर्मूले में क्या किया, क्योंकि मुझे मोमेंटम नहीं पता इलेक्ट्रॉन का, उन्होंने उसको क्या किया, काइनेटिक एनर्जी में, यानी 2m काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया, 12 पॉइंट को समथिंग होता है, डिवाइड बाय अंडर रूट वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया। मुझे पता है 54 वोल्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड किया है, तो यदि मुझे पता है कि 54 वोल्ट पे, ये वोल्ट है, 54 वोल्ट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड किया है, तो वहां पे वेवलेंथ निकालना ज्यादा सही रहेगा, वहां पे अच्छे से वेवलेंथ कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो जब इन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट किया तो जानना अप्रोक्सीमेटली 1.67 एंगस्ट्रॉन ही आएगा। तो जैसे हमें मिला कि देखो ये थ्योरेटिकल था, ये एक्सपेरिमेंटल था, ये दोनों वैल्यू अगर आपस में मैच करिए, ब्रैग्स लॉ के थ्रू जो वेवलेंथ कैलकुलेट करी और डी ब्रोगली वेवलेंथ जो कैलकुलेट करी उसका वेवलेंथ के आगे मैच कर गई। तो देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया और ये फॉर्मूला लगा करके भी प्रूव कर दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, है क्या किसी को डाउट है क्या? हाँ गर्मी बहुत है, एक मिनट। तो मुझे लगता है कि अब किसी को डाउट तो नहीं होने वाला इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। क्या करना है, सिर्फ इस मीम को याद रखना। और वो मीम क्या बोलता है कि एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली, जिन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। उस वेव नेचर को प्रूव करने के लिए डेविस और जर्मन दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, एक एपरेटस लिया, एक वैक्यूम एपरेटस, जिसके उन्होंने निकल क्रिस्टल लिया, फिलामेंट लिया, बैटरी ली। जैसे स्टार्ट किया इलेक्ट्रॉन गया स्कैटर्ड हुआ, मूवेबल ये जो डिटेक्टर था उसने क्या उसको डिटेक्ट कर लिया। जैसे डिटेक्ट किया ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, वेव नेचर है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फॉर्मूले का यूज किया और फॉर्मूले का यूज करके भी उन्होंने क्या कर लिया, ये प्रूव कर लिया। तो एक तो ब्रैग्स लॉ का यूज किया। ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2d sin n लैम्डा। ये हम फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंदर, अभी स्टार्टिंग में लर्न कर लो। तो डी पुट किया हमने ये वाला 12.5 थीटा और एन की वैल्यू पुट करके हमने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली लैम्डा की वैल्यू जो है 1.67। जब 1.67 आ गई तो हमने वेवलेंथ जो कि डी ब्रोगली अंकल का फॉर्मूला था वहां से भी कैलकुलेट किया, दैट इज 1.67, यानी ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हमारे डेविस एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेव नेचर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है प्रॉपर्टी ऑफ वेव। जैसे कि मैंने बोला टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको मीम्स के थ्रू बताऊंगा। अब ये मीम क्या है? ये वाला मीम है, एक फ्रेंड है, एक लड़का एक लड़की है। जैसे कि लोग बोलते हैं एक लड़का एक लड़की क्या नहीं सकते, फ्रेंड नहीं हो सकते, इसका मतलब ये क्या है, आपस में बेस्ट फ्रेंड्स है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स क्या है? ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज होती है और समटाइम्स 2 मार्क्स में एग्जाम में आती है। तो उसको लर्न करने का मैंने एक इजी तरीका बनाया, और वो इजी तरीका क्या है, इस मीम को याद रखना है, आपको ये चारों पॉइंट याद हो जाएंगे। भैया कैसे कैसे इस मीम के थ्रू चारों पॉइंट याद हो जाएंगे? तो देखो, ये लड़का है, ये लड़की, ये लड़का है। जैसे मुझे पता है ये एक बॉय है, क्योंकि एक बॉय है, तो ये बॉय जैसे नॉर्मल लड़के होते हैं वो सिंगल होते हैं, किसके लिए? हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। यानी पहली पॉइंट क्या बोलता है, जो लड़का है यानी वो फाइव क्या यहां पे रिप्रेजेंट करता है वेव को। वेव को जो होता है हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। स्कॉन्टिंजन ने ये एक सिंबल दिया था वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी 5। तो ये जो लड़का है वो क्या है, सिंगल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी हर एक लड़की के लिए जो लड़का होता है हमेशा क्या होता है, सिंगल रहता है। तो बिल्कुल ये जो लड़का है वो क्या है, हर एक लड़की के लिए क्या है, वो सिंगल है। तो क्या पहला पॉइंट क्लियर होता है क्या? ठीक है, पॉइंट भले याद ना हो, लेकिन यदि ये मीम याद है तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो वेव है यानी जो लड़का है वो कंटिन्यूस है एवरीवेयर। मतलब यदि लड़का इस लड़की के साथ है, यदि ये बॉय इस गर्ल के साथ है, आपस में बेस्ट फ्रेंड है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। यानी यदि वो कॉलेज आती है तो ये भी कॉलेज आएगा, यदि मॉल जाती है तो ये भी मॉल जाएगा, ये एग्जाम देने जाता है तो ये भी एग्जाम देने जाएगा। यानी ये हर जगह हर वक्त कंटिन्यूस रहेगा। याद है ना कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, इस तरीके से कंटिन्यूस हो जाएगा, कभी ब्रेक नहीं होता। तो इनका जो बॉन्ड है वो कभी ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। फाइन यानी वेव फाइनाइट एवरीवेयर। फाइन मतलब एक फिक्स अमाउंट है, यानी ऐसा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज ये आपस में बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ बेस्ट फ्रेंड्स है, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड है तो उसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई वैल्यू है और किसी पर्टिकुलर एक्स पर वो वाई की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी किसी पर्टिकुलर एक्स पर वो वाई की वैल्यू है ही नहीं। यदि मैं 4-5 लड़कियों को ले लूं तो क्या ये किसी के पास प्रेजेंट नहीं होगा? सर ये तो गलत बात है, हर लड़की के साथ प्रेजेंट होता ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी प्रोबेबिलिटी यानी इसकी जो फाइनाइट है ये पर्टिकुलर फाइनाइट होगा किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए, क्योंकि यहां पे लिखा भी है कि जो वेव फंक्शन होता है, ये जो वेव होता है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि यदि मैं कोई वेव बनाता हूं, जैसे मैंने ये वेव बनाई है, ये वेव हर पर्टिकुलर एक्स के लिए एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी किसी पर्टिकुलर एक्स डेक्स पर वेव की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो वेव की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि पहली बात तो कि हर एक वैल्यू पर हर एक वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स। तो मीम्स तो समझ आ गए हैं, अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं जो मैंने मीम्स के थ्रू बोला है वो कैसे मैच करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज दिस। तो मतलब ये है, जो लास्ट पॉइंट है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल फाइंडिंग द एक्स एग्जिस्टिंग इज 1। यानी इस वेव की प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, यदि कोई पार्टिकल वहां प्रेजेंट होगा तो क्या वहां पे वेव प्रेजेंट होगी? मैंने बोला हाँ, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन के 2 नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव। यदि पार्टिकल में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वेव प्रेजेंट होगी। यदि ये लड़कियां प्रेजेंट है तो पक्का 100% चांस है कि लड़का भी यानी बॉय भी प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है, वो सारे पॉइंट्स हैं। वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। यानी यदि मैं कोई वेव बनाता हूं, मैं बोलता हूं कि ये एक वेव फंक्शन है, ये एक वेव है, यानी हर एक वैल्यू के लिए उसकी सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। हर पर्टिकुलर एक्स के लिए पर्टिकुलर वाई क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। सिंगल लड़का सिंगल लड़की के साथ रहना चाहिए, यानी मल्टीपल लड़कियों के साथ है ऐसा नहीं होना चाहिए।
कंटिन्यूस होना चाहिए हर जगह पर, यानी कोई ऐसा कोई वेव नहीं बनना चाहिए जो कि डिसकंटिन्यूस है। इस तरीके से डिसकंटिन्यूसली नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। फाइनाइट एवरीवेयर, यानी हर एक वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ y की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि किसी में पर्टिकुलर x पर y की वैल्यू कोई है ही नहीं, कोई इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और लास्ट क्या है, यदि कोई पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट है, तो पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जिस्टेंस की, वो कितनी होगी, 1 होगी, यानी 100% होगी। तो क्या मैंने जो पॉइंट्स बोले कि आपको समझ आए क्या आपको चीजें समझ आई क्या आपको चीजें समझ आई क्या? मैं ट्राई कर रहा हूं आपको बहुत इजी तरीके से समझाने का, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं फिजिक्स में बहुत ज्यादा बोर होते हैं पढ़ते वक्त। तो मैं आपका जो इंटरेक्शन है, जो आपका कनेक्शन है, ताकि आपका फोकस सिर्फ यही रहे, इसलिए मैं चीजें थोड़ा सा इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो और साथ साथ आपको मजा भी आए। बिकॉज जब मजा आता है पढ़ने में तो और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, मैं हर टॉपिक को किससे रिलेट करूंगा, किसी ना किसी फोटो से, किसी ना किसी आइकन से रिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा। अच्छा सर, ये आइकन क्या कह रहा है, ये इमेज क्या कह रही है? यदि इमेज आपको पता है तो इस टॉपिक के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन है। अच्छा सर, ऐसी बात है, यदि मुझे इस इमेज के बारे में पता है तो मुझे क्या पूरे टॉपिक के बारे में पता है? मैंने बोला हाँ। कैसे? मैंने बोला क्या ये इमेज आपको दिख रही है? मैंने बोला हाँ भैया, स्क्रीन पे तो दिख रही है, यूट्यूब पे भी दिख रही है, और मैं वीडियो देख रहा हूं, मुझे भी दिख रही है। इस इमेज में यदि मैं ये बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो बॉल कैलकुलेट करने की, इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर फुटबॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बताओ कितनी है? कमेंट बॉक्स में आएगा फटाफट फटाफट, भैया ये तो मैथ मुझे आती है, इतनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी आती है। क्या है इस बॉक्स के अंदर फुटबॉल की और बास्केटबॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो भैया बोलो भैया ऑब्वियसली एक फुटबॉल प्रेजेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, बास्केटबॉल प्रेजेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। यानी बॉक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो भैया। यस, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस टॉपिक में हम कुछ ये करने वाले हैं? मैंने बोला बिल्कुल, आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो देखो अभी टॉपिक क्या कहता है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये बोलता है कि कोई स्पेस में यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके वेव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? वो क्या होती है? 1 होती है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये बोलता है कि यदि कोई स्पेस, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेस है और स्पेस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कितनी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी? सर 1 के बराबर होगी। यदि वेव है तो वेव फंक्शन होगा। सिर्फ वेव फंक्शन कीवर्ड यूज कर लिया। देखो बेसिकली होता क्या है, इस फाइल को मैं वेव फंक्शन कहता हूं। यदि कोई वेव होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वेव फंक्शन। तो यदि मैं वेव बोलूं इसका मतलब है कि मैं किसके बारे में बात कर सकता हूं? वेव फंक्शन के बारे में बात कर सकता हूं। तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये कहती है कि यदि किसी स्पेस में किसी पार्टिकल की वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि हमें डेफिनेशन भी लिखी भी होगी, फॉर्मूला भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इन्होंने एक ऐसा स्पेस लिया है, एक ऐसा स्पेस लिया है जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये रिसर्च कर रहे हैं, ये सर्च कर रहे हैं, सर्च करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ये रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च किस पे कर रहे हैं? फाई यानी वेव फंक्शन पे। और उन्होंने बोला यदि मैं रिसर्च करूंगा स्पेस के अंदर, मैं इलेक्ट्रॉन को, वेव को फाइंड करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 के बराबर आएगी, जो मैं डेफिनेशन ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम फिजिक्स के अंदर, द वेव फंक्शन ऑफ द क्वांटम सिस्टम, किसी भी वेव फंक्शन का क्वांटम सिस्टम में द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन ओवर स्पेस इक्वल टू 1। ये तो डेफिनेशन मतलब फॉर्मूले से मैच करता है कि उस वेव फंक्शन यदि मैं स्क्वायर कर दूं और उसका इंटीग्रेशन कर दूं तो 1 के बराबर है। ये डेफिनेशन थी, लेकिन मुझे फील नहीं आई थी इसका मतलब क्या था। तो मतलब ये था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्पेस में यदि हम ये कैलकुलेट करते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यदि वहां पे इलेक्ट्रॉन है तो पार्टिकल नेचर होगा, तो वेव होगी तो वेव फंक्शन होगा, तो प्रोबेबिलिटी 1 है। यदि इलेक्ट्रॉन वहां पे है नहीं स्पेस के अंदर तो ना पार्टिकल नेचर होगा
ना वेव नेचर होगा ना ही वेव फंक्शन होगा। तो क्या इतना बात क्लियर होती है आपको? क्या इतनी बात क्लियर होती है? ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे आता है न्यूमेरिकल। ये फाई क्या है? ये है वेव फंक्शन। आपको एक वेव फंक्शन इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन हो सकती है, फाई इज इक्वल टू में ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपको क्या गिवन है? एक वेव फंक्शन की इक्वेशन रखी होगी और मुझे बोलेगा इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करो और नॉर्मलाइज करके इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करो। बहुत बात मिड टर्म में एंड टर्म में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? मैंने क्या बोला, बहुत इजी था। यदि आप उस फाई का, इस वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो वो 1 के बराबर आएगा, जो कि सर हमें पता भी है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो अभी जब मैं बोलूंगा वेव फंक्शन क्या होता है, तो अच्छा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, मुझे डेफिनेशन याद नहीं है, लेकिन मुझे वो फोटो, वो आइकन याद है कि हाँ फुटबॉल थी और किसी बॉक्स के अंदर किसी फुटबॉल की प्रोबेबिलिटी निकाले, किसी बास्केटबॉल की प्रोबेबिलिटी निकाले, वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में क्या बोलती है? यही बोलती है। तो रटना नहीं है यार, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो और लर्न करने की है। तो जो चीजें अच्छी से अंडरस्टैंड हो रही है, बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंड हो रही है, तो पहले उस पर फोकस करो। आई नो थोड़ी गर्मी ज्यादा है, कोई बात नहीं। अच्छा न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है? मुझे एक वेव फंक्शन गिवन है, मुझे एक वेव फंक्शन गिवन है a sin 2 पाई x। ये एक वेव फंक्शन गिवन है। इन्होंने बोला है मुझे कांस्टेंट a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही बोलेगा, एक वेव फंक्शन गिवन होगा, नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट मान लो a sin 2 पाई x, बाय डिफॉल्ट मान लो। ठीक है, मुझे a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैंने बोला इसको नॉर्मलाइज कर दो। क्यों नॉर्मलाइज कर दो? इस वजह से नॉर्मलाइज कर दो, यदि मैं उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो वो 1 के बराबर आएगी। तो मैंने किया इंटीग्रेशन। ये फाई स्टार फाई कहां से आया? अभी तो मैं देख रहा था फाई मॉड का स्क्वायर। बेसिकली ये जो होता है, ये कोई भी वेव फंक्शन जो होता है ना, वेव फंक्शन वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होता है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्होंने मेरी मैथ की वीडियोस देखी होगी उसमें मैंने बताया, बहुत अच्छे बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसके पास रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। यानी इसके पास रियल पार्ट भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। हाँ, तो ये जो फाई होता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट यहां पे लिख दिया, फाई स्टार को इन्होंने इमेजिनरी पार्ट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये है रियल पार्ट और ये है फाई स्टार इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं पूरे कॉम्प्लेक्स पूरे वेव फंक्शन पे इंटीग्रेट कर रहा हूं। यदि पूरे वेव फंक्शन पे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वेव फंक्शन में दोनों पार्ट्स है, तो दोनों पार्ट्स में इंटीग्रेट करूंगा। तो मैंने यहां पे रियल पार्ट भी लिया और इमेजिनरी पार्ट भी लिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, ये भी फाई लिख देता हूं, ये भी फाई लिख देता हूं, यानी फाई मॉड का स्क्वायर लिख देता हूं। मॉड रिप्रेजेंट करे पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यदि आप रिमूव भी करो तो चलेगा, इतना चलेगा। ठीक है, क्योंकि फाई स्टार और फाई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जैसे मुझे पता था कि ये दोनों सेम थे, तो मैंने क्या ले लिया, फाई का स्क्वायर ले लिया, यानी मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। तो बेसिकली क्या किया, देखो ये दोनों आपस में बराबर थे तो उसका स्क्वायर कर दिया, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक कांस्टेंट था बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा। भैया एक बात बताओ, यहां रेंज 0 से 1 क्यों ले लिया? वहां पे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो बाय डिफॉल्ट जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो यदि कैलकुलेशन के अंदर यदि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लोगे तो कहीं ना कहीं आंसर क्या आ सकता है, रॉन्ग आ सकता है, फिर 0 आ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ सकता, लेकिन जो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं, जो हम बाय डिफॉल्ट रेंज मानते हैं वो 0 से 1 मानते हैं। आगे जब हम पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में बात करेंगे तो उसमें भी हम रेंज होगी वो 0 से l ले रहे होंगे, और बाय डिफॉल्ट l की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो 0 से 1 ही निकालते हैं, है ना। तो हम ये मानते हैं कि 0 से 1 के बीच में क्या होगा, वो पार्टिकल प्रेजेंट होगा, मुझे वहां प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो जो मैंने रेंज लिया है वो 0 से 1 लिया है। एग्जाम में हो सकता है वो रेंज बदल दे, तो यदि रेंज उन्होंने खुद से दिया है तो खुद से लगा देना। अभी मुझे रेंज नहीं गिवन थी तो मैंने साइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है, इस साइन वाले की, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। तो ऐसे याद रख लेना कि मैंने 0 से 1 ले लिया, स्क्वायर किया
तो ए स्क्वायर बाहर गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब जब साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करोगे, आपको पता है साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो जिसको मैथ अच्छे से आती होगी वो इंटीग्रेशन कर सकता है, वरना नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इज इक्वल टू में कॉस 2 थीटा। आपको पता होगा ये साइन स्क्वायर थीटा, यदि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, यानी 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मिल जाएगा, इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे वही चीज करी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ज्यादातर जो लोग फंसते हैं इस क्वेश्चन के अंदर वो इंटीग्रेशन में फंसते हैं, क्योंकि बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है। आप मिड टर्म का पेपर खोल के देख लो, एक क्वेश्चन इस पे आया है 24 के अंदर आया है, जनवरी में, आई थिंक जनवरी में या फिर किस वाले में आया होगा, जैन में आया होगा, आई थिंक 23 में 24 में इंटीग्रेशन आया था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। तो जब बच्चे फंसते हैं वो इंटीग्रेशन फंसते हैं, तो बस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है यार, 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जो कि हमारे हैंड में, बस हमें क्या करना है, अच्छे से इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा, यानी ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, इज इक्वल टू मैंने 1 के बराबर रखा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। जैसे मैं 1 के बराबर रखूंगा, ये इधर 2 इधर जाएगा, रूट उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू में √2। तो हमने क्या किया, जो भी वेव फंक्शन की बात था उसको नॉर्मलाइज किया, यानी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई, उसका इंटीग्रेशन किया और इक्वल टू में 1 के बराबर पुट करके उस पर्टिकुलर कांस्टेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एग्जाम में आता है, मैं फिर से बोल दूं, एग्जाम में रिपीट होता है, तो जो मैंने बोला उसे फोकस करना है, ज्यादा गेम नहीं है, बस इंटीग्रेशन करना, दिमाग में रखना इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान से करना है। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, क्या बोर तो नहीं हो रहा है यार, बोर नहीं होना यार, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, बड़ी चल रहा है। आई नो फिजिक्स बोरिंग है, लेकिन हम बोरिंग नहीं होने देंगे। क्या इतना क्लियर है क्या, ठीक है, आगे बढ़, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माय एक्सपेक्टेशन वैल्यू। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आइकन देखेंगे। आइकन क्या है, एक एवरेज स्टूडेंट है और एक क्या है, टॉपर है। जब टॉपर और एवरेज स्टूडेंट की कंपैरिजन किया जाता है तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किससे होती है यार, एवरेज वैल्यू से होती है। हर किसी की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो किससे होती है, एक एवरेज वैल्यू से होती है, कि हाँ इस बार ये बच्चा फोड़ेगा। और मैं बोलता हूं कि वैल्यू टॉपर हो या एवरेज बच्चा हो, इस चैनल पे यदि आप जुड़े हो ना तो वन शॉट इंजीनियरिंग आपको टॉपर बना देगा, भले आप एवरेज हो या ऑलरेडी टॉपर हो, रैंक 1 फिक्स है। तो बस ये एवरेज बच्चा सोच रहा है यार इस बार क्या सीजीपी लेके आनी है, क्योंकि उसको लेक्चर नहीं मिल पाना है, उसको बताना पड़ेगा कि वन शॉट इंजीनियरिंग पे सारे लेक्चर मिल रहे हैं। तो अब ये कंफ्यूज है, ये एवरेज बच्चा कंफ्यूज है, इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशन किससे है, इसी से। अच्छा, तो अब आते हैं टॉपिक्स पे। टॉपिक क्या कहता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन मतलब फटाफट को कीवर्ड याद होना चाहिए। टॉपिक की डेफिनेशन मुझे नहीं पता, लेकिन यदि मुझे ये इमेज याद है, यदि मुझे ये आइकन याद है, तो मुझे पता है अच्छा वो एवरेज वाले की बात की थी। यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज किसका सर, किसी पोजीशन का एवरेज के बारे में डिस्कस करते हैं, मोमेंटम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कभी भी आपको बोले किसी भी पर्टिकुलर एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, यानी क्या निकालना है, मीन निकालना है। यदि मुझे बोले कि मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करो, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, इस मोमेंटम का मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या करती है, मीन वैल्यू से डील करती है। किसी भी क्वांटिटी का क्या निकालता है, उस सिस्टम के अंदर क्या निकालता है, उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करता है, उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता है। भी आपने ये तो बोल दिया कि अच्छा किसी भी सिस्टम के अंदर यदि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की मीन वैल्यू कैलकुलेट करता है तो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई तरीका होता है जिससे मैं मीन वैल्यू कैलकुलेट कर पाऊं। मैंने बोला बिल्कुल एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, वो फंक्शन जो कि जिसको मुझे क्या करना है, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। और ये ब्रैकेट में क्या लगाया है, ये ब्रैकेट में लगाया है उसका एवरेज। जब भी मुझे किसी का एवरेज या फिर मीन निकालना होता है
तो मैं सिंबल का यूज करता हूं। तो मुझे क्या बोला है, इसका मीन कैलकुलेट करो। इसका मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे इंटीग्रेशन करना है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। यार ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन की तरह ही है फॉर्मूला, बस फर्क इस बात का है, यहां पे इंटीग्रेशन किया 5 स्टार, वही वेव फंक्शन गिवन होगा तो उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम होगा, तो 5 स्टार यहां लिखना, फाइन यहां लिखा, और बीच में क्या रख दिया, बीच में रख दिया वो फंक्शन। जिस फंक्शन को मुझे क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, यानी जिस फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या करनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि मुझे एक्स की कैलकुलेट करनी होती तो मैं यहां पे क्या लिख देता, एक्स लिख देता, यानी यहां पे वेव फंक्शन लिखता, यहां पे एक्स लिखता, यहां वेव फंक्शन लिखता, और इस पूरे का क्या कर देता, मैं इंटीग्रेशन कर देता। रेंज गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो 0 से 1 ले लेनी है। तो न्यूमेरिकल यदि आता है, इस पे न्यूमेरिकल आदत है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और एक्सप्रेशन वैल्यू पे 2-2 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल आता है तो बस हमें क्या पता होना चाहिए, इस मीन को याद रखना है। इस मीन का मतलब है मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो बस एवरेज कैलकुलेट करना है, तो फॉर्म में लगाओ और एवरेज कैलकुलेट कर लो। क्या इतना बात क्लियर है क्या? ये डिफिकल्ट टॉपिक्स माने जाते हैं, लेकिन इसको बस कैसे याद रखना है, एक पर्टिकुलर इमेज से याद रखना है कि एक एवरेज बच्चे का एक टॉपर से कंपैरिजन हो रहा है, यानी मुझे क्या करना है, हर एक वेरिएबल का, हर एक क्वांटिटी का क्या निकालना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। क्या इतना क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा है फेस वेलोसिटी। अच्छा, फेस वेलोसिटी के साथ भैया कोई आइकन लेके नहीं आएगा? मैंने बोला नहीं, वो ग्रुप वेलोसिटी लेके आया। फेस वेलोसिटी बहुत सिंपल है, एक सिंगल आदमी, एक सिंगल पर्सन, सिंगल जो लड़का होता है वो अकेले चलता है, तो जो अकेला बच्चा चलता है वो जिस वेलोसिटी से चलता है उसको क्या बोलता हूं मैं, फेस वेलोसिटी कहता है। तो फेस वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, अब वो देख लेते हैं। जब कोई सिंगल वेव जिस वेलोसिटी से प्रोपेगेट करती है, जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, मैं फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो फेस वेलोसिटी क्या है, जब कोई सिंगल वेव जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, एक सिंगल वेव है, ये वेव जिस वेलोसिटी, बिकॉज हर वेव किसी न किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, तो जब एक सिंगल वेव जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है उसको क्या मैं बोलता हूं, फेस वेलोसिटी वीपी, फेस वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये क्लियर है क्या फेस वेलोसिटी क्लियर है? कभी कभी 2 मार्क्स में फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी बीच में जो डेफिनेशन वो पूछ लेते हैं, तो याद रखना है कि फेस वेलोसिटी क्या होती है, एनर्जी यार हाई होनी चाहिए। यार इतना क्यों बैठे हो यार, लूज बैठो यार, स्ट्रेस ले रहे हो 2 दिन पहले, एग्जाम से पहले स्ट्रेस क्यों ले रहे हो यार? मुझे पता है कुछ बच्चे 2 दिन पहले देख रहे होंगे, 2 वीक पहले देख रहे होंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेना यार, चिल रहो यार। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, साथ साथ दिमाग में रख लो। मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बाद में वापस रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े, एटलीस्ट कर लेना। बट हाँ, यदि एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको वो दिमाग में बैठ जाए। तो फेस वेलोसिटी क्या आती है, जब एक सिंगल इंसान चलता है, यानी जब एक सिंगल वेलोसिटी, जब एक सिंगल वेव जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, जिस टाइम के साथ जिस रेट से ट्रेवल करती है, उसको क्या बोलता हूं मैं, फेस वेलोसिटी कहता हूं। क्या ये क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं ग्रुप वेलोसिटी। आइकन देख लेना, हाँ ये हमारा एक ग्रुप होता है, यस, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप में बैठते हैं, खाना भी खा रहे हैं तो ग्रुप में खा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो ग्रुप में कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो ग्रुप में खेल रहे हैं, और किसी की बिचिंग कर रहे तो भी ग्रुप में कर रहे हैं। तो बस ग्रुप वेलोसिटी क्या कहती है कि जब बहुत सारी वेव, द कलेक्शंस ऑफ वेव जिस वेलोसिटी से चलती है, जब बहुत सारी वेव, ये बहुत सारी वेव होगी, वेव 1 है, ये वेव 2 है, और भी बहुत वेव बना लेते हैं। मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड, वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मेरे 3 फ्रेंड्स हैं, हम तीनों फ्रेंड्स एक टीम में चलते हैं। तो हम 3 फ्रेंड्स यार भैया फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, जब 3 वेव यानी कलेक्शन ऑफ वेव जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं, अब जो बहुत सारी वेव चल रही होगी तो एक ये रिजल्टेंट वेव बनाती है। जब हम किसी हैकेथॉन में जाते हैं तो टीम का नेम रखते हैं ना, वैसे ही जब ये बहुत सारी वेव चलती है तो एक रिजल्टेंट वेव बनाती है, इसको रिजल्टेंट वेव को रिप्रेजेंट करते, तो ये बना दी रिजल्टेंट वेव। ये जो रिजल्टेंट वेव जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है,
जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप वेलोसिटी। यानी जब मेरी पूरी टीम, यानी हमारी पूरी टीम जब चलती है तो क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में समझना, ग्रुप वेलोसिटी मतलब ग्रुप। जब एक ग्रुप में बैठते हैं तो डेफिनेशन याद है या ना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि मीम याद है अपने ग्रुप का, अपने कॉलेज के ग्रुप से याद होंगे तो डेफिनेशन आराम से लेना हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब मेरा पूरा ग्रुप चलता है ना यार, सबका ईगो हट हो जाता है। वैसे जब बहुत सारी वेव चलती है, जब बहुत सारी वेव चलती है तो जिस वेलोसिटी चलती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ग्रुप वेलोसिटी को लिखते हैं TW अपॉन में डी के क्या है? प्रोपगेशन कांस्टेंट। अच्छा, फेस वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? फेस वेलोसिटी को लिखते हैं फेस वेलोसिटी इज इक्वल टू में W अपॉन में के। ओके, तो क्या इतना क्लियर है? ग्रुप वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी क्या होते हैं? आई होप इतना क्लियर होगा। समटाइम क्या होता है, इसके रिलेशन पे न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल क्या, ये उन्होंने बहुत गंदा पेपर बनाया है, तो हो सकता है आपको ग्रुप वेलोसिटी दे, आपको फेस वेलोसिटी दे, बिकॉज ग्रुप वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हो? सर वेव की निकाल रहे हैं। फेस वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हो? सर ऑब्वियसली वेव की निकाल रहे हैं। तू बोलेगा अच्छा वेव की निकाल रहे हो तो वेवलेंथ कैलकुलेट करो। यानी मुझे ग्रुप वेलोसिटी दे, मुझे फेस वेलोसिटी दे दी, मुझे ग्रुप वेलोसिटी दे दी, मुझे बोला वेवलेंथ कैलकुलेट करो। भैया इस फॉर्मूले में ना वेवलेंथ है तो कैसे कैलकुलेट करें? तो एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन नोट डाउन कर लो फटाफट। क्या ये कलर दिख रहा है? ये कलर दिख रहा है, इससे लिख लेते हैं। इस तरीके से होता है कि ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू में फेस वेलोसिटी माइनस लैम्डा डी अपॉन में डी के अपॉन में लैम्डा, इस तरीके से। वरना इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ड्राइव कैसे करें? यदि किसी को लर्न नहीं आता, फॉर एग्जांपल इसको लर्न नहीं हो रहा, तो हम देखो इस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बहुत इजी समझा पाऊं। किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं उसके साथ भी खड़ा हूं। हम एक ड्राइव करते हैं, इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं फटाफट। फॉर्मूले को ड्राइव कैसे करते हैं? मैंने फेस वेलोसिटी क्या बोली थी? मैंने फेस वेलोसिटी बोली थी इस तरीके से। क्या होता है फेस वेलोसिटी? W अपॉन में के। हाँ, ग्रुप वेलोसिटी क्या बोली थी मैंने? ग्रुप वेलोसिटी बोली थी मैंने dW बाई डी के। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, देखो W की वैल्यू यहां से निकालो, तो W निकाला हमने यहां से VP इंटू के, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो इस तरीके से डी के रखा और ब्रैकेट में पुट कर दिया VP फेस वेलोसिटी इंटू के। क्या इतना क्लियर है? मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, यहां पे पुट कर दी, पुट कर दी। ठीक है, इरेज कर देते ताकि अच्छा समझ आए क्या करना है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां पे लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, यहां पे क्या लगा देंगे? यहां लगा देंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाना है u इंटू वी वाला लगाना, हाँ u इंटू वी वाला लगाना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, ये भी है डिफरेंशिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूं क्या आपका फोकस यहां पर है या कहीं और देख रहे हो? चाय और कॉफी साथ में लेके बैठो यार, चाय और कॉफी साथ में लेके बैठो फटाफट। बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यदि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानता हूं, इसको सेकंड फंक्शन मानता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होगा और इंटू वीपी प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये भैया डिफरेंशिएशन। बिल्कुल माइंडसेट और जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैंने क्या किया, क्या लिख सकते हैं? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। क्या लिख सकते हैं? 2 पाई फ्रीक्वेंसी, मैंने बोला हाँ। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? सी बाई लैम्डा, इस तरीके से लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में लिख दिया 2 पाई सी अपॉन में लैम्डा इंटू के। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करने के लिए डी अपॉन में डी के, इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, डी अपॉन में डी लैम्डा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, माइनस का 2 पाई सी अपॉन में लैम्डा का स्क्वायर। क्या क्लियर है? क्या इतना? क्या जो मैं चीज लिख रहा हूं क्या इतना क्लियर है? क्या इसका डिफरेंशिएशन हो गया? ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो मैं यहां पे गया अपने फॉर्मूले के पास, मैंने बोला कि जहां पे के है वहां पे ये पुट कर दो, जहां पे के में क्या पुट कर दो, देखो जहां पे के होगा हम यहां पुट कर देना 2 पाई सी बाई लैम्डा, और जहां पर ये हो डी के हो, डी के
जहां डी क्या है उसको क्या रिप्रेजेंट कर दो, जहां पे डी है उसको क्या पुट कर दो, वहां पुट कर दो माइनस का 2 पाई सी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा। तो मैंने क्या किया, ये दो चीज निकाल ली, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थी, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। मैंने क्या किया, सेकंड को फर्स्ट में पुट किया। क्या क्लियर है क्या मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगा करके यहां तक लेके आ गया। अब मुझे क्या करना था, ये के के रिस्पेक्ट में आया है, मुझे वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में निकालना था। तो मैंने यहां पे यूज किया इस वेवलेंथ का फॉर्मूला, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा, तो के इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी यानी 2 पाई सी बाय लैम्डा, इंटीग्रेट किया और यहां पे लेके आ गया। अब जैसे ही इस वाले फॉर्मूले को आप यहां पे पुट करोगे तो देखो 2 पाई सी यहां पे आएगा, 2 पाई सी यहां पे आएगा। तो फॉर्मूले को फिर से लिख लेते हैं, वी प्रीवियस 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 ये रहा, G इज इक्वल टू में ये VP है, ठीक है VP है, माइनस यहां पे आएगा 2 पाई सी बाय लैम्डा, 2 पाई सी बाय लैम्डा, ठीक है। यहां पे है, यहां पे क्या है, VP है, VP और यहां पे आ जाएगा D के जगह क्या आ जाएगा 2 पाई सी डी लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस का 2 पाई सी डी लैम्डा अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। तो जो एक लैम्डा से एक लैम्डा कटा, 2 पाई सी से 2 पाई सी कटा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, VG इज इक्वल टू में VP माइनस TVP डिवाइड बाय डी लैम्डा। तो हो सकता है प्रीवियस में मैंने कुछ कोई यहां पे कुछ गलत वर्ड लिख दिया हो, तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। क्या क्लियर हुआ क्या? यदि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, बस हम डेरिवेशन में साथ साथ कर सकते हैं। तो कभी ऐसा एग्जाम में होता है कि आपको नहीं आ रहा फॉर्मूला, तो टेंशन वाली बात नहीं है यार। आपस में पहला स्टेप याद रखो, पहला स्टेप क्या किया, फेस वेलोसिटी लिखी, ग्रुप वेलोसिटी लिखी, आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज करके डिफरेंशिएट किया, की आया था उसको लैम्डा में रिप्लेस करके फाइनल वैल्यू गेट कर ली। क्या इतना क्लियर है क्या? ठीक है, तो कभी एग्जाम में भूल जाओ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मेरा हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर इसका भी कोई मीम होना चाहिए, सर ऐसे याद नहीं रह पा रहा है। ठीक है, अभी तो जिसको याद नहीं था या जिसको याद था वो फिर से रिवाइज करे, जिसको याद नहीं था वो इस मीम की जरूर देख लो। दो फ्रेंड्स है, आपस में क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स है। अब एक बात बताओ, सपोज करो इस वाले की क्या है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, हाँ वही बेस्ट फ्रेंड, हाँ बेस्ट फ्रेंड, हाँ यार समझ गए, इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैं बेस्ट फ्रेंड किसको बोल रहा हूं। अच्छा, इस वाले ग्रीन वाले की, हाँ ग्रीन वाले की बेस्ट फ्रेंड है। तो अब मैं ये बोलूं कि इस येलो वाले के साथ सपोज करो ये है बॉय 1 और ये है बॉय 2। तो यदि मैं ये बोलूं कि यदि ये बॉय 2 अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ है, तो क्या ये बॉय 1 के साथ हो सकता है? मैंने बोला नहीं यार, ऑब्वियसली एक टाइम पे एक जगह पे हो सकता है, यानी एक टाइम पे दोनों जगह नहीं हो सकता, यानी एक टाइम पे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। तो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है, क्या कहता है कि पोजीशन एंड मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, कैन नॉट, नो, हम एक साथ उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या ये एक साथ, क्या ये बंदा जो है, ये जो सेकंड वाला है, क्या वो एक टाइम पर दोनों जगह हो सकता है? मैंने बोला नहीं हो सकता यार, एक टाइम पर वो एक साथ हो सकता है, दोनों साथ नहीं हो सकता। तो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है, क्या कहता है कि एक टाइम पर यदि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट करोगे तो उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ एरर आएगा। और सपोज करो आपने कैलकुलेट भी कर लिया कि अच्छा वो इसके साथ है, यानी उसकी पोजीशन अभी कहां पर है, B1 के साथ है, तो पक्का उसका मोमेंटम क्या होगा, एरर होगा। यानी आपने पोजीशन कैलकुलेट कर लिया तो मोमेंटम में एरर आएगा, यदि मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया तो पोजीशन में एरर आएगा। यानी एक टाइम पर दो जगह नहीं रह सकता, यदि वो यहां पर है तो वो यहां पर नहीं होगा, यानी अपने फ्रेंड के साथ नहीं होगा, और अपने फ्रेंड के साथ है तो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं होने वाला, कुछ ऐसा रिलेशन चलने वाला है। ठीक है, तो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मोमेंटम के बारे में बात करते हैं और मुझे यदि बोल दे कि आप क्या पोजीशन एंड मोमेंटम
एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, तो हिजनबर्ग ने बोला हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा, और उसको क्या बोला, डेल्टा एक्स। ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, अनसर्टेनिटी द मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई, दैट इज माय हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉर्मूला। क्या इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल। अभी तक जिसको याद नहीं था उसको भी याद हो गया, अरे यार भैया अब तुझे भी याद हो गया। मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ रहता तो है, लेकिन कुछ टाइम मेरे साथ रहता है, कुछ टाइम उसके साथ रहता है। मैंने बोला हाँ, तो वो जो यहाँ जो डबलिंग खेल रहा है वो डबलिंग क्या है, एक तरह की अनसर्टेनिटी है, कुछ ना कुछ एरर है ही, फ्रेंडशिप में नहीं उसमें। हाँ ठीक, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, कि पोजीशन मोमेंटम आप एक टाइम पर एक साथ एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। यदि आपने एक पोजीशन एक्यूरेट कैलकुलेट कर ली तो मोमेंटम में कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, आई होप आपको ये इमेज दिख रही होगी, क्लियर? बिल्कुल दिख रही है। एग्जाम में समटाइम्स कभी कभी देखा गया मिड टर्म में यार क्या आ जाता है बे फिजूल, पता नहीं क्या है इसके अंदर, पता नहीं आ जाता है 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, पता नहीं क्या है, पता हाँ आ जाता है, चलो आ जाता है तो हम पढ़ ही लेते हैं। ये है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि क्या न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये क्वेश्चन इन्होंने अराइज किया कि बताओ यार मुझे कि क्या वो जो लड़का बी था, B1 था और B2 था, क्या B2 B1 के साथ प्रेजेंट है कि नहीं है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उस कैलकुलेट करो या बताओ क्या प्रेजेंट है कि नहीं है। उन्होंने बोला नॉन एग्जिस्टेंस, हमने तो बोला नॉन एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम अभी यूज करेंगे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमें पता है कि किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 की पावर माइनस का 14 मीटर होता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा, हाँ फिजिक्स में पढ़ा है, क्लास 12 में पढ़ा होगा कि किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज होता है, तो साइज होता है वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 14 मीटर होता है। तो जैसे मुझे बताया कि यदि मेरा पोजीशन, यदि मुझे किसी न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर माइनस 14 है, तो ऑब्वियसली यदि मैं इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर प्रेजेंट हो सकता है, यानी तो जो पोजीशन हो सकती है वो 10 की पावर माइनस 14 मीटर ही हो सकती है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, बिकॉज न्यूक्लियस का साइज ही इतना है, तो वो इसके अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है। तो 10 की पावर माइनस 14 ही उसकी क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, मुझे पोजीशन बता दी, मैंने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मैंने मोमेंटम कैलकुलेट किया, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी एक्स, डेल्टा एक्स को डिनोमिनेटर में ले गया h अपॉन में 2 पाई। जो न्यूमेरिकल्स परफॉर्म करते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं कि h अपॉन में 2 पाई लेते हैं, 4 पाई न्यूमेरिकल में यूज नहीं करते हैं। हो सकता है हिजनबर्ग पे न्यूमेरिकल आ जाए तो उस वक्त फॉर्मूले में क्या यूज करना है, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू में h अपॉन में 2 पाई। क्या क्लियर है? क्या कॉफी पी रहे हो या कॉपी भी कुछ लिख रहे हो, कॉपी भी लिखो, फटाफट लिखो ये कि h अपॉन 2 पाई क्या होना चाहिए, नोटबुक में लिखा होना चाहिए, जब न्यूमेरिकल आए तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मुझे डेल्टा पी एक्स पता है, हाँ h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई फॉर्मूला पुट किया और कैलकुलेट किया, कितना है 10 की पावर माइनस का 20। ये आया मोमेंटम, ये क्या आया मोमेंटम, जो कि कितना है 10 की पावर माइनस का 20। जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम में एरर है तो वेलोसिटी में एरर होगा। तो यदि मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो 10 की पावर माइनस का 20 डिवाइड बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये कैलकुलेट करूंगा तो देखो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, इसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं जिसकी वेलोसिटी है वो 10 की पावर में आएगी, कुछ 10 की पावर प्लस 10 आएगा, कुछ 10 की पावर में आएगा। 10 की पावर 10 मतलब कुछ आगे वैल्यू होगी, बस ये वाली वैल्यू याद रखो। तो 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, अच्छा बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। मैंने बोला एक बात बताओ, यदि मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन के बारे, स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट एक क्या है, लाइट क्या है, लाइट एक वेव, लाइट भी इधर की रेडिएशन है, यानी उसके पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। तो लाइट के अंदर भी वेव नेचर है और उसकी स्पीड 3 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है,
और इसकी स्पीड 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है, यानी मैं इसकी बात करूं वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये वेलोसिटी किसकी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी। तो यदि मैं कंपैरिजन करता हूं किसकी वेलोसिटी के साथ, स्पीड वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन द न्यूक्लियस, तो वो क्या आती है, ज्यादा आती है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है यदि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये तो न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम यहां तक लेके आएंगे, हम मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। ये पीडीएफ मैंने ये कॉपी, ये जो चीज है जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी है और जो कंपैरिजन किया है, ये लिखा हुआ नहीं है, तो फटाफट कॉपी के साथ, कॉपी में भी लिख लो, कॉपी तो पीते रहो लेकिन कॉपी में भी फटाफट लिख लो कि वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे जो कि 10 की पावर 10 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्या बात क्लियर है? क्या मेरी मैं जितनी एनर्जी लगा रहा हूं, मैं जितनी स्पीड से बोल रहा हूं, जितने वॉइस पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, क्या आपको समझ आ रहा है क्या? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी एनर्जी डाउन ना हो। यदि मेरी एनर्जी डाउन नहीं होगी तो आपकी एनर्जी भी क्या रहेगी, अप रहेगी, अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या समझ आ रहा है आपको? क्या क्लियर है टॉपिक? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम देखने वाले हैं स्कॉर्डिंजर इक्वेशन, यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक। और स्कॉर्डिंजर अंकल ही वो अंकल है जिन्होंने क्या दिया, बिकॉज जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसमें पोजीशन की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो न्यूटन अंकल ने बोला भाई तुम्हारी ये इक्वेशन यूज करो, आप क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको वेलोसिटी निकालना, मोमेंटम निकालना, कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स की, जब बात आती है वेव की, यार मैं वेव में कैसे कैलकुलेट करूं वेलोसिटी या कैसे कैलकुलेट करूं एनर्जी, तब स्कॉर्डिंजर इक्वेशन स्कॉर्डिंजर अंकल थे, उन्होंने बोला आप यूज करो स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन, जो कि रिप्रेजेंट करेगी किसी भी वेव को। ये उसकी एनर्जी निकालनी होगी या जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे वो सारे सिस्टम में आते हैं, स्कॉर्डिंजर इक्वेशंस के अंदर आते हैं। तो स्कॉर्डिंजर इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की क्या है, फंडामेंटल इक्वेशन है। क्लासिकल मैकेनिक्स कौन थी, न्यूटन सेकंड लॉ। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कौन आया, स्कॉर्डिंजर अंकल आए। अब स्कॉर्डिंजर अंकल ने दो क्या बोलते हैं इक्वेशन दी, एक दी थी टाइम इंडिपेंडेंट और एक दी थी टाइम डिपेंडेंट स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस हम ड्राइव करेंगे, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती भी है, लेकिन इनको ड्राइव करने से पहले एक जो डेरिवेशन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 5 स्टार क्वेश्चन में एग्जाम में रिपीट होती है। 7 स्टार मान लो, 5 स्टार मान लो, या जो मानना है, जो लिखना है लिख लो। मिड टर्म में, एंड टर्म में ये आएगा, ये आएगा, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऑब्वियसली मीम के साथ लर्न करेंगे ताकि आपके दिल दिमाग में फटाफट बैठ जाए। क्या गिवन है? ये गिवन कुछ इस तरीके से है कि ये एक बॉक्स है। अब बोले यदि इस बॉक्स के अंदर, जैसे मैं बॉल्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो वही बात है कि पार्टिकल में मैं बेसिकली क्या बात करता हूं, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, मतलब हम एक बॉक्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक बॉक्स, एक वॉल्स ले लेंगे, साइड में 2 वॉल्स ले लेंगे, और हम क्या निकालेंगे, उस वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं, तो जब मैं इसको निकाल के फेंकूंगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एनर्जी कैलकुलेट होगी, एनर्जी आएगी, बस वही करेंगे। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, इस बैरियर के अंदर प्रेजेंट है, तो मूव हो रहा होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो हम क्या करते हैं, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, यानी उस वेव की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, पहली बात क्यों करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं ईगन वैल्यू। अच्छा, ये तो मैथ में ही पढ़ी थी हमने, मैंने बोला बिल्कुल, आपने मैथ में ही पढ़ा होगा ईगन वैल्यू के बारे में, यहां पे भी पढ़ोगे कि ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, ईगन वैल्यू और ईगन फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, और न्यूमेरिकल्स भी उसके ऊपर आते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्योंकि जब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है तो मैं ट्राई करता हूं हमेशा स्टेप्स में पढ़ाऊं। 3 स्टेप्स लर्न करने हैं, 3 स्टेप्स लर्न है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी डेरिवेशन आ जाए, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे।
ठीक है, सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। एग्जाम में आया पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में बताओ, सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। सबसे पहले क्या होगा, डेफिनेशन लिखेंगे जो कि हमेशा लिखते आए हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो हमने बोला अ पार्टिकुलर बॉक्स प्रोबेबिलिटी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोलिए, जो पार्टिकुलर बॉक्स है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मल है, ये तुम्हें बताइए। हमने क्या किया कि एक हॉरिजॉन्टल मोशन, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है इस पर्टिकुलर बैरियर के अंदर। ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है नॉर्मल डेफिनेशन लिख दी हमने। अब हम स्टार्ट करें अपनी डेरिवेशन। पहला स्टेप ये बोलता है क्योंकि इस वॉल के बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, पार्टिकल इन द रीजन बिटवीन द x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू n। इस बॉक्स की कुछ ना कुछ रेंज होगी, तो 0 से कहां से स्टार्ट है, l तक स्टार्ट है। तो पार्टिकल जो प्रेजेंट है वो क्या है, इस पर्टिकुलर बैरियर के बीच में प्रेजेंट है। 0 से l के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो चीज यहां पे लिखी हुई है। पोटेंशियल ऑफ v, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। यहां पे उसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव करता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव करता है तो उसका पोटेंशियल कितना रहता है, 0 रहता है। अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर के बाहर नहीं आ सकता, तो यहां पर क्या है, यहां पे पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी है। तो क्या पोटेंशियल कभी इन्फिनिटी हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि यहाँ पे वेव, यहाँ पे क्या होगा, वो पर्टिकुलर वेव, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वेव नहीं होगी, वेव नहीं है तो पोटेंशियल कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हाथ में नोट डाउन करो। 3 स्टेप्स हाथ में लर्न करने हैं, दिमाग में तो लर्न हो ही जाएगा, लेकिन पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहला स्टेप, मैं जिस बैरियर के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को रख रहा हूं उसकी मैंने बाउंड्री फिक्स कर दी। x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, x इक्वल टू l के बीच में उस इलेक्ट्रॉन को मैंने रख दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर बैरियर के बीच के अंदर है और वो फ्री टू मूव है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। उसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो वॉल्स है वो बहुत बड़ी है, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर नहीं आ सकता है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है। तो यहां पे वेव फंक्शन कितना होगा, वेव फंक्शन सर, वेव मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है तो वेव नहीं होगी, तो वेव फंक्शन क्या होगा, नॉन जीरो नहीं, 0 होगा। क्योंकि वेव 0 है इसका मतलब है वेव फंक्शन 0 है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सेम यहाँ पे वेव फंक्शन क्या बोल सकते हो, 0 है, बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वेव नहीं बनेगी, तो वेव फंक्शन भी क्या होगा, 0। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो वेव फंक्शन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन है तो वेव बनेगी, तो वेव फंक्शन भी कुछ ना कुछ होगा, ए साइन ओमेगा टी कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या पहले से क्लियर हो गया, कुछ नहीं, कॉपी स्टार्ट करी, एग्जाम में पेन लिया, क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले स्टेप ये परफॉर्म करना है, एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बनाना है और ये पोटेंशियल बारे में लिखना है कि 0 से एल के पोटेंशियल कितना है, 0, और अदरवाइज कितना है, इनफाइनाइट। क्या स्टेप में क्लियर हो गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, यदि जिन्होंने पहली बार नहीं सुना, दूसरी बार भी नहीं सुना, वो तीसरी बार एटलीस्ट सुन ले। अब स्टेप 1 करने के बाद, उस बॉक्स की बाउंड्री को फिक्स करने के बाद स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, हम क्योंकि वेव के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पे हम लिखते हैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। अभी हम देखेंगे जब टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट की स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखेंगे तब हम देखेंगे। तो ऑब्वियसली वेव की बात कर रहे हैं तो वेव की इक्वेशन लिखनी जरूरी है ना, बिकॉज इक्वेशन ही होगी तभी तो हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखी। तो इस तरीके से क्या होती है, ये पूरी की पूरी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है। आई नो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें अलग लग रही होगी, वो बताएंगे क्यों लग रही है। ये हमारा पोटेंशियल है, ये मेरी एनर्जी है, और यहाँ पर क्या मेरा वेव फंक्शन है, और ये हमारा क्या डबल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये h बार है, और h बार क्या किसके बराबर होता है, h अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है। जब उसको सॉल्व करोगे तो वही वो 8m h अपॉन में 5, हाँ ऐसा कुछ था ना केमिस्ट्री में, वही सेम बन जाएगी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, पर हम उसका सिंप्लीफाइड वर्जन लिखते हैं ताकि दिखने में इजी हो। सेकंड स्टेप, सबसे पहले स्टार्ट कहां से हुआ, सेकंड स्टेप में हमने सबसे पहले क्या किया, वेव इक्वेशन यानी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखी, वो भी टाइम इंडिपेंडेंट, बिकॉज इसके अंदर टाइम का टर्म नहीं आ रही है, तो ये टाइम क्या इंडिपेंडेंट है।
तो टाइम कितना है, 0 है। इसका टाइम कितना है यहाँ पे, 0 टाइम लिया, टाइम क्या लिया मैंने, 0। कंसीडर द रीजन आउटसाइड द बॉक्स। अब क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना है यार, इस इक्वेशन के साथ गेम खेलना है। अब गेम, पहला गेम क्या है, पहला गेम ये है कि क्या उसी बॉक्स को याद रखना है। क्या उस बॉक्स के बाहर बॉल थी, क्या इस बॉक्स के बाहर बॉल थी, मैंने बोला नहीं सर बॉल नहीं है। क्या इस बॉक्स के अंदर बॉल है, मैंने बोला हाँ है। तो बस वही मैंने बोला कि यदि मैं आउटसाइड द बॉक्स बात करूंगा, क्योंकि वहां पे बॉल नहीं है, बॉल नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वेव फंक्शन 0 होगा, तो पोटेंशियल कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, यदि मैं उस पर्टिकुलर बॉक्स की बात करूंगा, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वहां पे वेव फंक्शन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अब क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन है, पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो वेव फंक्शन कितना होगा, 0 होगा, जो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं। मैं चीजें पहले रिपीट कर चुका हूं, ये तो बस डेफिनेशन लिखनी होती है, बिकॉज एग्जाम में बताना होता है। हाँ, इन चीजों के बारे में मुझे पता है। क्या कोई बोर तो नहीं हो रहा यार, अभी बोर कैसे हो रहा है यार, कॉफी साथ में बैठी फटाफट फटाफट कॉफी पी लो और फिर से एनर्जी लेके आ जाओ अपने बॉडी के अंदर। बिल्कुल, मैंने क्या किया सेकंड स्टेप में, मैंने अपने सेकंड स्टेप में मैंने परफॉर्म किया, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखी। जैसे मैंने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन लिखी, मैंने बोला यदि मैं इसको कहां लगाऊं, बाहर भी लगाता हूं, मैं पहले क्या लगाऊंगा, मैं सर्कल के, मैं पहले तो मैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इस बॉक्स के अंदर लगाऊंगा और इस बॉक्स के बाहर लगाऊंगा। तो मैंने पहले क्या लगाया, बॉक्स के अंदर की लगाया। जब बॉक्स के अंदर लगाऊंगा तो मुझे दो चीज पता है, पहला कि बॉक्स के बाहर क्या 0 होता है, सर बॉक्स के बाहर पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल क्या 0 है, सर वेव फंक्शन भी 0 है। क्योंकि पोटेंशियल 0 है, तो मैंने जैसे पोटेंशियल को 0 लिखा इस तरीके से। ये क्या लगाया सर, फिर बॉक्स बाहर भी लगाया क्या, मैंने बोला नहीं यार, फिर से सो रहे हो, नहीं सोना यार। पोटेंशियल 0 कहां होता है, पोटेंशियल 0 होता है इनसाइड, और पोटेंशियल इनफाइनाइट कहां होता है, आउटसाइड। तो मैंने क्या किया, यहां पे पोटेंशियल को 0 किया और मैं यहां तक इक्वेशन पूछा, बिकॉज अब मुझे जो गेम खेलना है वो उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर ही खेलना है। तो उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर पोटेंशियल 0 है, तो मैंने पोटेंशियल को 0 कर दिया और मैं इस इक्वेशन तक पहुंच गया। अब इस इक्वेशन में पहुंचने के बाद मेरा अगर स्टेप नंबर 3, और वो स्टेप नंबर 3 क्या है, बाउंड्री कंडीशन। जैसे कि पता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है, और वो क्यों जीती थी, बिकॉज बाउंड्री पर ये जो स्काई है इन्होंने कैच पकड़ा था। तो बस स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। यदि बाउंड्री पे कैच नहीं पकड़ते तो हम नहीं जीत पाते, यानी यहां पे स्टेप नंबर 3 करना है, तो बाउंड्री कंडीशन लगानी है। क्या स्टेप नंबर 3 याद रहेगा, स्टेप्स को लर्न करना भी आना चाहिए यार। डेरिवेशन में क्या होता है, हम डेरिवेशन फर्स्ट कहां है, मुझे पता ही नहीं कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लेकिन मुझे इमेज पता है, तो मुझे पता है भैया ने, हाँ स्काई ने वो कैच पकड़ा था इसलिए वर्ल्ड कप जीती थी। मैंने बोला बिल्कुल। तो स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या किया, मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये फाई क्या है, वेव फंक्शन है, तो मैंने यहां पे वेव फंक्शन की इक्वेशन लिख दी। ये वेव फंक्शन होता है फाई इज इक्वल टू में a sin kx प्लस b cos kx, इस तरह से लिखते हैं। मैंने बोला बिल्कुल। अब मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, बिकॉज ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब मैंने क्या किया, ऑब्वियसली मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखा, क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा। बिकॉज हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन ये होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सॉल्यूशन में मुझे हाँ फाई दिख रहा है, के दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहां पे मुझे कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। आगे मैं जब भी डेरिवेशन करूंगा, भले वो टाइम डिपेंडेंट की हो फिर टाइम इंडिपेंडेंट की हो, उसमें मैं सेम प्रोसेस कर रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन लगाऊंगा, उसका जनरल सॉल्यूशन लगाऊंगा, बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा, ये 3 स्टेप यहां पे सेम परफॉर्म कर रहा हूं। इक्वेशन लिखी, जनरल सॉल्यूशन लिखा, और फिर लगा दिया स्काई का बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन सबसे पहले लगाया x इक्वल टू 0 के लिए, दो बाउंड्री थी ना यार, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l। तो बस स्टेप नंबर 3 में स्काई को याद करते हुए क्या लगाना है, बाउंड्री कंडीशन। एट x इक्वल टू 0 मेरा वेव फंक्शन 0 होगा। ये वेव फंक्शन 0 कैसे हो गया, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो उस बाउंड्री के अंदर है, क्योंकि स्काई बाउंड्री के अंदर था तभी वो कैच माना गया। वैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है यार, तो इलेक्ट्रॉन अंदर प्रेजेंट है तो अंदर वेव बन रही है, बाउंड्री पे और बाउंड्री के बाहर थोड़ी है।
इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री पे नहीं है, वो सिर्फ इसके बीच में लाई कर रहा है। तो क्योंकि बाउंड्री पे नहीं है, x इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो फाई हमारा 0 होगा। इस फॉर्मूले में जब मैं पुट करूंगा x इक्वल टू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, तो ये b इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, बिकॉज वेव फंक्शन भी 0 होगा। तो क्या करा मैंने, क्या किया, किसी को समझ नहीं आया क्या, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई x इक्वल टू 0 के लिए। जब मैंने x इक्वल टू 0 के लिए बाउंड्री कंडीशन लगाई तो मेरा वेव फंक्शन 0 था, मेरा फाई 0 था, x इक्वल टू 0 पे फाई 0 था। तो मैंने इस इक्वेशन में ये 0 पुट किया तो ये 0 आ गया। सर साइन 0 0 होता है तो ये पूरी टर्म 0 होगी। सर cos 0 1 हो गया, तो पूरा b किसके बराबर हो गया, सर पूरा b 0 के बराबर आ गया कि नहीं आया। इस इक्वेशन में x को 0 पुट किया, फाई को 0 पुट किया और b इक्वल टू 0 कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट लगाया बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू l के लिए। जब x इक्वल टू l पुट करूंगा तो मुझे पता है सर फाई तो अभी भी 0 है, बस फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो फिर से फॉर्मूले के पास गया, वो एक जनरल फॉर्मूला और कोई फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पे गया, यहां पे l पुट कर दिया, इस x के l पुट कर दिया, फाई को भी 0 लिया, इस x को l पुट कर दिया। अब क्या किया, नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मेरे को पता है b की वैल्यू पुट क्या कर दिया 0 पुट कर दिया। तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई, ये पूरी टर्म 0 हो गई, बिकॉज मैं फर्स्ट स्टेप से फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से b 0 लेके आया था, तो मैंने b को 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो मेरा क्या बचा, मेरा बचा 0 इज इक्वल टू में a sin k l। मेरे को पता है यार a क्या एम्पलीट्यूड, तो मेरा a तो 0 हो नहीं सकता, तो मेरा क्या होगा एंगल 0 होगा। तो मैंने क्या किया, के एल को 0 के बराबर पुट कर दिया। साइन कहां 0 देता है, एन पाई पे 0 देता है, तो जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये आएगा एल के इज इक्वल टू में 2 पाई, तो क्या आ जाएगा के इज इक्वल टू में, के इज इक्वल टू में क्या के दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो के इज इक्वल टू कितना आएगा एन पाई बाई एल, एन पाई बाई एल आएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो फटाफट सारा इरेज कर देता हूं और जो इमेज में लिखा है वो बता देता हूं। फिर इमेज क्यों लिखी है, ताकि आपको जब एग्जाम से पहले आप एक बार इस एडिशन को रिवाइज करो तो आपको ये इमेज जो मैंने बजट से अकॉर्डिंग बताया है वो इमेज लिखी हुई हो। बिकॉज जब यदि मैं हाथ से लिखूंगा हो सकता है कुछ चीजें आगे पीछे हो जाए, तो ये जो डेफिनेशंस होती है, जो चीजें होती है, ये इसके मार्क्स मिलते हैं। जब आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से एग्जाम में लिखते हो तब आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज पूरे 5 मार्क्स के आते हैं तो पूरे 5 मार्क्स में गेन करना है, दैट्स व्हाई। तो मैंने क्या किया यार, स्टेप नंबर 3 में सिर्फ स्काई वाले भैया को मैंने याद किया, यानी हमने क्रिकेटर वाले भैया को याद किया और बाउंड्री कंडीशन लगा दी x इक्वल टू 0 के लिए और x इक्वल टू l के लिए। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू में n पाई बाई l। नाउ क्लियर है क्या, ठीक है। अब सॉल्यूशन के पास गए, हम सॉल्यूशन के पास गए और हम लिखा फाई इज इक्वल टू में a sin n पाई बाई x। इस फॉर्मूले में गए, इस फॉर्मूले को लिखा, k की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। जब k की जगह पे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा a sin n पाई बाई l इंटू x। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने बोला हाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दी, बिकॉज इस फॉर्मूले में b को 0 कर दिया मैंने। कुछ बच्चों को दिमाग में चल रहा होगा b वाली टर्म कहां गई, अरे यार b 0 हो गया ना, तो b को 0 पुट करूंगा तो फाई कितना आएगा, फाई क्या इसके बराबर नहीं आएगा, मैंने बोला हाँ फाई इसके बराबर आएगा, बिल्कुल। जैसे फाई इसके बराबर आया, मैंने यहाँ पे k की वैल्यू पुट करी, n की वैल्यू जो मैं 0 पुट करूंगा, अभी n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सर ये एनर्जी वाली टर्म कहां से आ गई, अब मैं बता देता हूं। यहां पे जो हमारी ऊपर k होती है ना, ये जो k था, ये जो एनर्जी थी, यहां पे हम जो k लेके चल रहे हैं ना, ये जो k लेके चल रहे हैं इधर, इधर जो k लेके चल रहे हैं, ये k किसके बराबर होता है, ये k बराबर होता है इस चीज के, एनर्जी इज इक्वल टू में h स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन में 2m। यानी मैं यदि k को लिखूंगा तो k किस अकॉर्डिंग आएगा, इधर जाएगा यानी एनर्जी इंटू 2m डिवाइड बाय h स्क्वायर नीचे, और यह आ जाएगा अंडर रूट। तो ये जो k हम लेके चलते हैं साइन के अंदर, जो kx होता है, k प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, ये जो k किसके बराबर होता है, ये k इस पर्टिकुलर चीज के बराबर होता है। अब ये E क्या हमारी एनर्जी थी, मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना था, तो मुझे पता है k की वैल्यू n पाई l था, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, n पाई l पुट करके क्या मैं एनर्जी को इस तरीके से लिख सकता हूं l के फॉर्मेट में, क्योंकि वहां पे मुझे क्या पता थी, पोजीशन पता थी।
तो मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी को के की वैल्यू पुट करके यहां से मैंने एनर्जी कैलकुलेट कर दी। मुझे एट द एंड क्या चाहिए थी, मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, जो कि किसके बराबर है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एन क्या है, शेल। आपने इलेक्ट्रॉन्स भी देखे होंगे, हमारा फर्स्ट शेल होता है, फिर सेकंड शेल होता है, थर्ड शेल होता है। एन की वैल्यू 1 होती है, एन की वैल्यू 2 होती है। तो ये एन की वैल्यू क्या है, वो शेल है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये एल क्या है, जो भी आपको बाउंड्री गिवन होगी वो पोजीशन आपको देखिए रखी होगी कि एल की वैल्यू 2 है, 3 है, -20 -30 जो भी गिवन होगा वो यहां पे पुट कर देना और फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना। जैसे मैंने E1 निकाला, यानी फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाली, तो एन की जगह पे जब मैं 1 पुट करूंगा तो आएगा ये एच बार। मैंने आपको बताया था एच बार किसके बराबर होता है, एच अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले में एच अपॉन में 2 पाई कॉमन लूंगा तो ये एच बार आएगा, यानी एच बार का स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में 2m। अच्छा, एन के 2 पुट करूंगा तो आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो इससे फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं E1 एनर्जी, E2 एनर्जी, E3 एनर्जी निकाल सकता हूं। और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इसी एनर्जी को बोलते हैं ईगन वैल्यू, क्योंकि क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी है, अलग अलग एनर्जी कैलकुलेट हो गई है। और ये जो E1 E2 E3 है वो डिस्क्रीट एनर्जी है, उसको क्या मैं बोलता हूं, ईगन वैल्यू बोलता हूं। क्या क्लियर है, क्या ये चीज क्लियर है क्या? अच्छा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट। जिसको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आपके साथ भी हम हैं। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टेप था, क्योंकि पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स को मुझे ड्राइव करना है, इसमें मुझे एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ईगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मेरा पहला स्टेप क्या था, मैंने बाउंड्री को लिखा, इस बॉक्स की हर एक बाउंड्री को लिखा, यानी इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर बाउंड्री में प्रेजेंट है, तो कहां का पोटेंशियल है और कहां का नहीं है। पहले स्टेप में वो लिखा कि पोटेंशियल एक जगह 0 एक जगह इंफिनिटी है। पहले स्टेप में बस ये चीज लिखी है मैंने, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहले स्टेप मैंने क्या किया, पोटेंशियल को लिखा कि बाउंड्री के अंदर पोटेंशियल 0 है, यानी 0 से एल के बीच में पोटेंशियल 0 है, और बाहर कितना है, बाहर कितना है ब्रो, बाहर इन्फिनिट है, इन्फिनिट है, ये लिख दिया। पहले स्टेप में ये लिखा है, बाकी ये इंग्लिश में लिखा है, अपने आप लिख सकते हैं, इतना दिमाग लगाना नहीं है। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि वेव है तो वेव को रिप्रेजेंट करने की जो इक्वेशन होती है वो किस थी, स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन। तो मैंने यहां पे लगा ली स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन, SW स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन, स्वैग या स्वैग। तो स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी। अब स्कॉर्डिंजर वेव इक्वेशन में पोटेंशियल था, क्योंकि अभी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, क्योंकि पता है इलेक्ट्रॉन बॉक्स के अंदर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉक्स के अंदर है तो सिर्फ मैं अंदर वाले ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, तो मुझे पता है अंदर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मैंने बस क्या कर दिया, अंदर पोटेंशियल को 0 कर दिया। पोटेंशियल को 0 किया तो मुझे ये फाइनल इक्वेशन मिल गई, इस फाइनल इक्वेशन मिल गई मेरे को, फाइनल इक्वेशन मिल गई। लेकिन मैं बोला यार फाइनल इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहा है, यार फिर से मैथ आ गई। तो मैंने बोला इस डेरिवेटिव का, हर डेरिवेटिव का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। फिजिक्स में मैथ में हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, CI निकालते हैं, PI निकालते हैं, वो फिजिक्स में नहीं करते, सीधा सॉल्यूशन लिखते हैं। और वो क्या है, इस पर्टिकुलर जो चीज थी, जो पीछे वेव हमने देखी, उस वेव का, उस डबल डिफरेंशिएशन का ये सॉल्यूशन होता है, A sin kx प्लस B cos kx। इस सॉल्यूशन मिल गया। अब इस सॉल्यूशन में क्या लगा दी मैंने, स्काई की बाउंड्री कंडीशन लगा दी। तो बस बाउंड्री कंडीशन लगाई, एट x इक्वल टू 0 के लिए लगाई, एट x इक्वल टू 0 लगाई, और एट x इक्वल टू l के लगा करके मैंने क्या कर लिया, a और b कैलकुलेट कर लिया, और मैं यहां तक पहुंच गया था। ठीक है, अब मुझे ईगन वैल्यू निकालनी थी। एनर्जी निकालने के लिए मुझे पता है कि जो मेरा k होता है वो किसके बराबर होता है, एनर्जी। इस जब मैं k को लेके आऊंगा तो मुझे पता है कि एनर्जी को मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, जिसमें मुझे k मैंने अभी मैं निकाल चुका हूं, n अपॉन में n पाई बाई लैम्डा। तो n पाई बाई l नॉट लैम्डा, n पाई बाई l को मैंने एनर्जी की जगह पुट किया, और यहां से मैंने क्या निकाल दी, एनर्जी कैलकुलेट कर दी, n स्क्वायर h स्क्वायर 8ml स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है क्या आप सबको, क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे क्या हो गया, मेरी एनर्जी कैलकुलेट होगी। अब न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, जो समटाइम्स न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखो इस तरह से न्यूमेरिकल आता है, जैसे मुझे बोल देगा कि वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मुझे क्या गिवन है, उसकी विड्थ देके रखी हुई है, यानी ये विड्थ होती है ना, ये विड्थ गिवन है। एक तरीके से मुझे क्या गिवन है, 0 से l, यानी मुझे l की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 एंगस्ट्रॉम। तो बस फॉर्मूले में क्या बोलेगा, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द लोवेस्ट टू लेवल्स।
सबसे लोवेस्ट टू लेवल्स कौन से होंगे सर? एक तो E1 एनर्जी होगा, E2 एनर्जी होगा, इनके बीच का डिफरेंस पूछा होगा। दैट्स इट यार, इतने एक बार क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बस सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या था? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 8ml स्क्वायर। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, l गिवन है 2 एंगस्ट्रॉन, h प्लैंक कांस्टेंट होता है। सबसे पहले मैंने निकाला E1 एनर्जी। सर यदि E1 निकाल दी तो E2 कैसे निकालेंगे? अरे मैंने बोला बहुत इजी है, कैसे? E1 आप निकाल चुके, सपोज करो x है, तो E2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, यानी 4 इंटू एक्स कर देना। तो E1 निकाल दिया, E2 कैसे निकालोगे? 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो और उन दोनों का डिफरेंस ले लो। वैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3x आएगा, है ना? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू में कितना आएगा? 3x आएगा। तो बस जैसे 3x आया, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एनर्जी से मल्टीप्लाई करके कर दो, 1.42 इंटू 3 कर दो, आपका क्या आ जाएगा? जो लोवेस्ट डिफरेंस है वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, हो सकता है आपको बोलते हैं E2 निकालो, E3 निकालो, E4 निकालो। फॉर्मूला यदि लर्न है तो हम किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं, उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एनर्जी ले रहा है, क्या उसकी एनर्जी है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, अच्छे से परफॉर्म करे ना, एक बार एटलीस्ट अच्छे से देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज माय इंडिपेंडेंस कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। दो इक्वेशंस होती है, एक होती है टाइम इंडिपेंडेंट और एक होती है टाइम डिपेंडेंट। लोग बोलते हैं टाइम इज मनी, तो अब हम ये टाइम ही कैलकुलेट करेंगे यार। एक विदाउट टाइम कैलकुलेट करेंगे और एक कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी दिमाग में है टाइम एंड मनी यानी टाइम की बात करेंगे तो कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन के बारे में बात आनी चाहिए, ठीक है? ये पेज है, ये मेरे खुद के नोट्स लिखे हुए हैं। भी आप अपने नोट्स क्यों लेके आ गए? ये इस वजह से लेके आ गया बिकॉज एग्जाम में हर एक स्टेप अच्छे से आपको समझ आए, एक एक लाइन समझ आए। इस वजह से मैं चाहता हूं जब आप मेरे कंप्लीट होने के बाद, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद व्हाट्सएप पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप दे दिया जाएगा, जिसमें व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपके सारे नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो वहां पे नोट्स में जब नोट्स को रिवाइज करो तो मेरा जो कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको एज इट इज दिखे, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो बोलोगे हाँ भैया ने ये लाइन बोली थी वीडियो में और ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। तो दैट्स वाई, बाकी लाइन एक एक चीज तो हम पढ़ाएंगे यार, उसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। तो अब हम पढ़ने वाली पहली जो कि है टाइम इंडिपेंडेंस कॉन्डिंजर वेव इक्वेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट के बारे में, यानी वो इक्वेशन जिसमें टाइम का क्वांटिटी यानी टाइम का वेरिएबल नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 से। मैं बता दूं पहले स्टार्टिंग में कि स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4 टोटल 4 स्टेप्स इसके अंदर। पहले 3 स्टेप्स जो टाइम इंडिपेंडेंट में होगा और टाइम डिपेंडेंट में होगा वो क्या होंगे? एज इट इज सेम होंगे। यानी हमने 3 स्टेप्स यहां लर्न कर लिए, तो एज इट इज कि एज इट इज सिमिलर टाइम जिसमें होगा उसमें 3 स्टेप्स सेम होंगे। तो जो स्टेप्स यहां करेंगे सेम स्टेप वहां करेंगे। तो फटाफट यहीं रिवाइज कर लेते हैं, यहां समझ लेते हैं करना क्या है। स्टेप 1 क्या करना है? हम क्या निकालेंगे? हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, किसकी? वेव की। वेव मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशन फोर्स। जब वो वन डायमेंशन के अंदर, जब वो एक डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है, यदि कोई पार्टिकल जिसका वेव नेचर भी होगा, जब कोई पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसकी वेव इक्वेशन, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखते हैं? वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 अपॉन में वेलोसिटी का स्क्वायर डी स्क्वायर फाई अपॉन में डी टी स्क्वायर। ये क्या होती है? जब भी कोई पार्टिकल, ये आपको दिखी लग रही होगी सेमेस्टर 1 के अंदर, जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो फिजिक्स में ये वाली इक्वेशन आपके पक्का आई होगी। तो जब कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर मूव करता है तो ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये तो क्लियर हो गया। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? पहले स्टेप के अंदर पार्टिकल की वन डायमेंशनल के अंदर इक्वेशन लिखेंगे, इस तरीके से लिख दी जैसे मैंने वहां बोला था। क्योंकि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो कॉपी और कॉपी साथ में लेके बैठो तो कॉपी में फटाफट लिख लो इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है। तो दैट्स माय जनरल सॉल्यूशन, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है। फाई इज इक्वल टू में ए ई की पावर में, ये गंदा से क्या लिखा हुआ है? अरे वही है यार, ए ई की पावर में आयोटा ओमेगा टी माइनस की एक्स। इसी चीज को हमने क्या ले लिया? एक तो क्या ले लिया? माइनस का ओमेगा कॉमन ले लिया।
जैसे ही मैं माइनस का ओमेगा कॉमन लूंगा मेरी इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। माइनस का ओमेगा कॉमन ले लिया, माइनस का ओमेगा कॉमन ले लिया, माइनस का ओमेगा कॉमन ले लिया, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्या याद रखना है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उसका सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है ए, जो कि एम्पलीट्यूड है, ई की पावर में आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स बाई ओमेगा। ये वी क्या है, ये वी वेलोसिटी है, ये वी क्या है, वेलोसिटी है, ये ओमेगा है, ये एक्स और ये वेलोसिटी है। ये मेरी क्या बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। तो पहले स्टेप क्या किया, जनरल इक्वेशन लिखी, उसका सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो भी टर्म्स थी वहां पे, एक क्या था ओमेगा था, एक क्या था वेलोसिटी थी, हमने उसको रिप्लेस करी। यानी स्टेप नंबर 2 में क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। स्टेप्स को आपको ऐसे ही लर्न करना है कि देखो, मैं टू बात बताऊं ना, सच्ची बात बताऊं कि देखो डेरिवेशन जब बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है तो पूरी रट नहीं जाती यार, माइंडसेट होते हैं, टिप्स होते हैं। तो मुझे पता है कि जब मैं लर्न करता हूं, मैं कैसे लर्न करता हूं, मैं टिप्स याद करता हूं, मैं याद करता हूं। मुझे पता है स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 1 में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, साथ में उसका सॉल्यूशन लिखा। स्टेप नंबर 2 में क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन लिखूंगा, और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूंगा। तो बस ऐसे स्टेप्स लर्न किए जाते हैं, ऐसी डेरिवेशन लर्न की जाती है। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन किया, डब्ल्यू को क्या लिखा, 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिखा, और वेलोसिटी क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो किस तरह से लिखते हैं। तो बस मैंने क्या किया, फॉर्मूला इंपुट कर दिया। मैंने फटाफट गया, मैं फॉर्मूले के पास, मैं फटाफट गया फॉर्मूले पास, फाई था, ए ई की पावर में माइनस ओमेगा इंटू आयोटा था, तो आयोटा कैसे लिखा, ओमेगा करके क्या पुट कर दिया, 2 पाई फ्रीक्वेंसी पुट कर दिया। वेलोसिटी यहां पे थी तो मैं क्या पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ पुट कर दिया। बस जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। पुट करने के बाद मैंने इस तरीके से क्या कर दी, वैल्यूज लिख दी, अच्छे से लिख दी। 2 पाई फ्रीक्वेंसी को, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी को मंदिर ले गया तो फ्रीक्वेंसी को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी यहां मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी कटा, तो मैंने इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को लिख दिया। ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है, सब मेरी इक्वेशन बन चुकी है। लेकिन मैंने नाम क्या दिया, सब्स्टिट्यूशन। तो मैं 2 बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पहले ओमेगा और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी का, अब वेवलेंथ का। और जब भी वेवलेंथ की बात आती है हमेशा डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में याद आता है। तो बस क्या करेंगे, जहां पे वेवलेंथ है वहां पे क्या पुट कर देंगे, एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन मोमेंटम यहां पुट कर दिया। और जहां पे फ्रीक्वेंसी थी वहां पे क्या पुट कर दिया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होती है प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये प्लैंक अंकल ने फॉर्मूला दिया था। तो एनर्जी किसके बराबर होती है, प्लैंक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी। तो बस क्या कर दिया, वेलोसिटी का पुट कर दिया, सॉरी फ्रीक्वेंसी का पुट कर दिया, एनर्जी इनटू एनर्जी अपॉन में एच। यहां पे भी एच था तो मैंने एच को यहां ले लिया और एच को बाहर कॉमन बाहर ले लिया, तो एच यहां पे आ गया। और 2 पाई डिवाइड में लेके मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पाई ऊपर था, 2 पाई को डिनोमिनेटर में लेके आया। बिकॉज़ मैं पहले ही बोल चुका हूं, एच बार को क्या लिखते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो ये बार बार लिखना पड़ रहा था, मैंने यहां पे पुट कर दिया, एच बार पुट कर दिया। मैंने पहले स्टेप में क्या किया, मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो पार्टिकल 1 डायमेंशनल बॉक्स में ट्रेवल करता है मैंने उसका क्या लिखा, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी। सेकंड स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप के अंदर जो भी जनरल सॉल्यूशन आया था उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट किया। सब्स्टिट्यूट से पहले मैंने क्या किया, ओमेगा पुट किया, वेलोसिटी पुट करी, फिर वेवलेंथ की जगह पे क्या पुट किया, प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी का पुट किया, एनर्जी अपॉन में प्लैंक कांस्टेंट, बिल्कुल। और मैं यहां तक पहुंच गया, अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंच गया। क्या इतना क्लियर है, मैंने यहां पे कुछ नया नहीं किया, मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। अब स्टेप थर्ड क्या था, डिफरेंशिएशन कर रहे थे भैया, बिल्कुल। अब डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को, जो अभी प्रीवियस वाली इक्वेशन थी, स्टेप नंबर 2 में जो इक्वेशन आई थी, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले मैंने सिंगल डिफरेंशिएशन किया, तो क्या होता है, देखो ए कांस्टेंट है, ये है e की पावर x, पूरी को x ले लूं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, जिसको x माना था चेन रूल के अकॉर्डिंग उसे फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, मोमेंटम, ये क्या आयोटा और ये क्या h बार। ये था फर्स्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने क्या किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो डबल डिफरेंशिएशन किया और डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू में a
वही e की पावर x डिफरेंशिएट की पावर x, वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम टर्म आएगी, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या आपको? क्या इतनी बात क्लियर है आपको? क्या इतनी बात क्लियर है क्या आपको? अरे ये तो पूरा ही रफ हो गया, ये तो पूरा ही रफ हो गया। चलो कोई बात नहीं, हैंड से रिवाइज कर ले, इरेज कर देना। तो क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में सिर्फ डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएट किया, मैं यहां तक पहुंच चुका था। अब मैंने बेसिकली थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं किया। मैंने बोला यार ये ए और ये ई की पावर में कुछ दिख रहा है, ये क्या था, ये फाई है, ये क्या है, फाई है। स्टेप नंबर 2 में जाके देखो, फटाफट देखो, ये क्या है, फाई के बराबर है। ये एक्स और टी क्या है, ये एक्स और टी है कि ये जो इक्वेशन है इसमें एक्स भी एक्स की टर्म है और टी की टर्म है, ये स्टार्टिंग से चल रहा था, कोई टेंशन की बात नहीं है, यदि हटाओगे तो भी चलेगा। तो फाइव को यहां पे पुट कर दिया, बिल्कुल। अब इसको जो अच्छा बनाने के लिए मैं एच स्क्वायर को यहां पे लेके चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे छोड़ो तो चलेगा। तो बस मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 3 के अंदर सिर्फ डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया, दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप, मैंने 3 स्टेप परफॉर्म किए, मैंने 3 स्टेप परफॉर्म किया, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या पुट किया, मैंने यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, और डिफरेंशियल इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन होता है, तो मैंने वो सॉल्यूशन दिया स्टेप नंबर 1 के अंदर। स्टेप 2 में मैंने क्या किया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें कुछ टर्म्स थी, ओमेगा की टर्म्स थी, ऐसे लर्न करते हैं। जैसे फटाफट याद है, ओमेगा तो ओमेगा क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। वेलोसिटी टर्म थी, फिर वेवलेंथ आ गया, फिर क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। मैंने इनका क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करके एक नॉर्मल इक्वेशन लिख दी। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने क्या दिया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डबल डिफरेंशिएशन किया, क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन। जैसे मैं डबल डिफरेंशिएशन करूंगा मेरे पास एक क्या आ जाएगी, एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी। जो 3 स्टेप मैंने टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन के लिए किया है, मैं बता दूं ब्रो, खुश हो जाओ, चेहरे में मुस्कान आ जानी चाहिए, स्माइल आ जानी चाहिए, और वो किसके लिए है, टाइम डिपेंडेंट के लिए भी सेम होगा। यानी यहां तक जो स्टेप्स के हैं ब्रो, सेम स्टेप वहां करने वाले हैं। हाँ ब्रो, मैं ब्रो बोलता हूं, बिल्कुल समझ गए, ठीक है। अब इसमें आया स्टेप नंबर 4, उसमें भी आ गया स्टेप नंबर 4, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। उन स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 के बीच में एक और चीज आएगी जो कि हम वहां पे देखने वाले हैं। अब क्या किया, बस स्टेप नंबर 4 में क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर दिया, कंजर्वेशन कर दिया। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m होता है, मैंने बोला बिल्कुल, तो p स्क्वायर अपॉन में 2m लिखा। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या लिख लिया, v लिख लिया, कुछ नया नहीं किया। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि वहां पे मुझे इधर आया पिछला, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन मैंने बोला यार p स्क्वायर है और यहाँ पे फाई है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को यूज करने के लिए मैंने पूरे इक्वेशन में फाई से मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, फाई से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैं फाई से मल्टीप्लाई करूंगा, फाई से मल्टीप्लाई करूंगा, चाहो तो बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब मैं फाई से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे फाई से मल्टीप्लाई, यहाँ पे फाई से मल्टीप्लाई, p स्क्वायर फाई जो प्रीवियस इक्वेशन निकाली थी, तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो सेकंड को हमने थर्ड में पुट किया, तो जैसे मैं पुट करूंगा देखो ये पूरी इक्वेशन वहां पे आ जाएगी। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस वो वैल्यू पुट कर दी। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है? मैंने कुछ नया यूज नहीं किया है, मैंने कुछ भी नया यूज नहीं किया है, जहां p स्क्वायर था मैंने वो वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है सर, बिल्कुल। अब हुआ क्या है, हुआ कुछ इस तरीके से है कि मैंने, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में फाई आ रहा था, मैं इसको इरेज कर देता हूं, डिनोमिनेटर में फाई आ रहा था, देखो ना, डिनोमिनेटर में फाई आ रहा था, फाई आ रहा था, फाई आ रहा था, तो मैंने क्या किया, फाई से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं फाई से मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं फाई से मल्टीप्लाई करूंगा, फाई से मल्टीप्लाई करूंगा, फाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो होगा क्या, होगा क्या कुछ इस तरीके से, इधर फाई से मल्टीप्लाई किया, इधर फाई से मल्टीप्लाई किया, इधर फाई से मल्टीप्लाई किया, फाई से फाई कट जाएगा, फाई से फाई कट जाएगा, यानी डिनोमिनेटर से मैंने फाई को रिमूव कर दिया। जैसे ही मैं डिनोमिनेटर से रिमूव करूंगा फाई को, मेरी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी। ये फाइनल इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैं कुछ और नया नहीं कर रहा हूं, बस वैल्यूज को पुट किया और फाई को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए मैंने फाई से मल्टीप्लाई करके मैं फाइनल इक्वेशन तक पहुंच गया हूं। क्या मैं फाइनल इक्वेशन तक पहुंच गया हूं? हाँ,
मैं अपने फाइनल इक्वेशन तक पहुंच चुका हूं। अब बस क्या किया है, सिर्फ सिंप्लीफाई किया मैंने और कुछ नहीं किया यार, अलग अलग टर्म कर ले लिया। उधर एनर्जी थी, उधर वेलोसिटी थी, तो एनर्जी और वेलोसिटी एक साथ ले लिया। फिर मैंने बोला मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया। अब बस वो स्टेप नंबर 4 वहीं पे कंप्लीट था। जैसे ही हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल पे मोमेंटम लिखा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिखा p स्क्वायर अपॉन 2m, मोमेंटम p था, और पोटेंशियल का लिखा v लिखा। देन उसके बाद जो वैल्यूज थी उसको पुट किया इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन मेथड में पुट करने के बाद बस सिंपलीफाई कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, सिंपलीफाई कर रहा हूं। 5 को मैंने कॉमन ले लिया, 5 को कॉमन लेकर के मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी इसको मैं नेगेटिव में लेके गया इस चीज थी ना, तो उसको मैंने क्या किया, मुझे इस डबल डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट 1 बनाना था, तो मैं इसको 2 पाई h स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, तो 2 पाई ऊपर चल जाएगा, h स्क्वायर नीचे चल जाएगा। इस तरह से लिख दिया। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है, बिकॉज ये है वन डायमेंशनल के अंदर। क्यों? क्योंकि मैं यहां पे x लेके चल रहा हूं। लेकिन यदि ये हमारी क्या है, ये कोऑर्डिनेट वेव इक्वेशन है टाइम इंडिपेंडेंटली, बिकॉज मुझे टाइम पे टर्म नहीं आ रहा है। लेकिन ये वन डायमेंशन के लिए, जिसमें जो 3 डायमेंशन यूज करना है, तो मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, y की टर्म भी ऐड कर दूंगा और z की टर्म भी ऐड कर दूंगा। तो बस इसी इक्वेशन के अंदर x, y और z की टर्म जब ऐड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन है, कुछ नया नहीं किया, ये सिर्फ सिंप्लीफाई मैंने किया है। सिंप्लीफाई किया है क्योंकि यहाँ पे ये 1 डायमेंशनल की था, ये देखो 3 डायमेंशनल लिखना है, तो आप x, y और z तीनों की टर्म लिख दोगे, बाकी एज इट इज रहेगी, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी। तो क्या मैंने चीजें जहां में जो शायद बताया, क्या क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था जो भी डिफरेंशियल, सबसे पहले हमने क्या था, हम एक पार्टिकल के चल रहे जो कि 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, क्योंकि जब कोई पार्टिकल 1 डायमेंशन में मूव करता है तो उसकी क्या होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने लिख लिया। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, मैंने उस सॉल्यूशन को लिख लिया। स्टेप नंबर 1 क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखना। स्टेप 2 क्या था, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ वेरिएबल आए होंगे, उसको पुट करना। तो पहले सेकंड स्टेप क्या था, सब्स्टिट्यूशन। तो डिफरेंशिएबल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, फिर डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड फोर्थ स्टेप क्या था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। दैट्स इट। इस तरीके से स्टेप्स याद करोगे तो आपको कोई भी डेरिवेशन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगी। तो जैसे ही मैंने बोला कि यहां पे मेरी कहती है टाइम इंडिपेंडेंट, बिकॉज ये जो पूरी इक्वेशन है कॉन्टिजेंट, इसमें कोई टाइम के टर्म नहीं है। लेकिन जब जब नेक्स्ट देखेंगे वो है टाइम डिपेंडेंट के लिए। तो जो हमारी अब नेक्स्ट डेरिवेशन है जो कि है टाइम डिपेंडेंट स्कॉर्डिनेटर वेव इक्वेशन, यानी एक ऐसी स्कॉर्डिनेटर वेव इक्वेशन जिसके अंदर क्या होगी, टाइम की टर्म होगी, उसको हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। जैसे मैंने बोला कि जब टाइम इंडिपेंडेंट ये मैं ड्राइव कर रहा था, तो जब मैंने पहले के 3 स्टेप्स थे ना, पहले के 3 स्टेप्स मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला स्टेप क्या था, जिन्होंने नहीं सुना मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला था कि हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन मानी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन को, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्यूशन माना था। कोई पार्टिकल जब वन डायमेंशन में मूव करता है तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या था, जो भी सॉल्यूशन था उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होंगे, यानी ओमेगा होगा उसमें, फ्रीक्वेंसी होगी उसमें, वेलोसिटी होगी इसमें, और वेवलेंथ होगी। उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, यानी थोड़ा सा एक्सप्लेन करा या थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन स्टेप नंबर 3 यूज किया। स्टेप नंबर 3 क्या था क्या था फटाफट बताओ स्टेप नंबर 3 क्या था। स्टेप्स लर्न करने, देखो यदि आपको स्टेप्स लर्न होंगे तो आपको पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी कि हाँ मैंने स्टेप नंबर 3 में क्या किया था, डबल डिफरेंशिएट किया था। तो मैंने क्या किया, डबल डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में, ये मेरा एक्स है, कोई यूं मत समझना, नो आप नहीं, एक्स है एक्स। तो मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैंने उस इक्वेशन को जो स्टेप नंबर 2 में ली थी उसको डिफरेंशिएट कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन। फिर स्टेप नंबर 4 क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया, और मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्टेप नंबर 3 में जो इक्वेशन थी उसको पुट करके सिंप्लीफाई किया। 1 डायमेंशनल में जो इक्वेशन आई इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसको एक्स वाई और जेड में लिख दिया। ये मैंने रिपीट क्यों किया, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट में भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आपको फिर से सुनने को मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको हर एक चीज जो आपने पहली बार नहीं सुनी है आप फिर से सुन लो।
मैं अपना पूरा 100% दूंगा, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं आपके साथ, मैं चाहता हूं कि आप भी स्मार्ट वर्क करो, जो जो चीज मैं बोलूं अच्छे से समझ लो और एटलीस्ट एक बार डेरिवेशन खुद से परफॉर्म करके देखो, भले स्टेप वाइज करो लेकिन करके जरूर देखो। स्टेप नंबर 1 क्या था, फटाफट अब तो यार चैट बॉक्स में आने चाहिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा, हाँ मैं मन में रिपीट करूंगा, मैं अपने आप से रिपीट करूंगा, हाँ स्टेप नंबर 1 हो गया, तो हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, तुम चैट से बात करो, तुम किससे बात करो, चैट में लिखो कि स्टेप नंबर 1 क्या था, अब बताऊंगा नहीं कि स्टेप नंबर 1 क्या था, फटाफट चैट बॉक्स में आना चाहिए, स्टेप नंबर 1 2 एंड 3, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे डेडिकेशन लिख रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ बच्चे मेरे साथ जो कनेक्ट हो पा रहे हैं, कि जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो कनेक्शन मैटर करेगा। सिर्फ वीडियो देखोगे तो अब ओवरसी, जब मैं स्टूडेंट की बात करूं, तो जब मैं कोई वीडियो देखूंगा, मैं कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ सुन रहा हूं, तो मैं बोर हूंगा, लेकिन मैं जब कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, जब मैं कॉपी में कुछ चीजें लिखता हूं, तो मेरा एंगेजमेंट ज्यादा रहता है। कभी आप देखना, किसी वीडियो को देखते हो तो ये वीडियो में आप कुछ चीजें लिखते रहते हो, टाइप करते रहते हो, तो इससे क्या आपका एंगेजमेंट बढ़ता रहेगा, आप बोर नहीं होगे, आपको चीजें समझ आती रहेगी, लेकिन आप सिर्फ देख ही रहे हो, अच्छा तो फिर बैठ गए कॉपी लेके बैठ गए, कॉपी का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ कॉपी का यूज कर रहे, ऐसे नहीं चलता ब्रो। स्कोर करना है, आई नो फिजिक्स बोरिंग नहीं है, क्योंकि मैं मीम्स का यूज कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी बोर बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी नहीं होना यार, बिल्कुल भी नहीं होना यार, मेरी एनर्जी हाई है, चाहता हूं आपकी एनर्जी भी हाई रहे, गला खराब हो रहा है लेकिन आई स्क्वायर, मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से चीजें समझ आए, कोई बात नहीं चिल्लाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। स्टेप 1 क्या था, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उसका सॉल्यूशन लिखा, वही माइनस का आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन में वेलोसिटी। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में सब्स्टिट्यूशन किया, स्टेप नंबर 2 ये। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, बिल्कुल भी आप बढ़ सकते हो, बिकॉज 4 बार रिपीट कर चुके हो। हाँ स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 ये, हाँ स्टेप नंबर 3 सीधा लेके आ गया, स्टेप नंबर 3, हाँ मैं यहाँ पे कॉपी लेके आया हूँ साथ में, मैं सोचा आप लोग ये नहीं बैठे होंगे, लेकिन मैं तो कॉपी लेके बैठा हूँ यार, तो फटाफट यार कॉपी लिए बैठो और चीजें करते रहो। स्टेप 3 क्या था, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां से मैंने मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिस। भैया इतना फास्ट बोल दिया, अरे इतनी बार तो रिपीट कर चुका हूं ब्रो, अब तो आप भी बोलोगे, आप भी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, बोले भैया बार कितनी बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। स्टेप 1 कर चुका हूं, स्टेप 2 भी सब्स्टिट्यूशन कर चुका हूं, स्टेप 3 में ये कर चुका हूं, अब आया है नया स्टेप, फोकस यहां करना है। स्टेप 4 करने से पहले एक और स्टेप करना होता है, वो होता है जो भी ये इक्वेशन थी उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी अब आएगा इस पूरी इक्वेशन को जब मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, यानी जो प्रीवियस इक्वेशन थी इसमें टाइम का टर्म था, तो जब मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो देखो e की पावर x का e की पावर x होता है, जब मैं टाइम में डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां भी आएगा ये वाली टर्म आएगी, जिसको t माना तो उसको फिर से वापस डिफरेंशिएट करेंगे। तो आई होप इतना डिफरेंशिएट आपको आता होगा, आई मुझे पता आपको सबको आता होगा। तो क्या किया मैंने, a e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x होता है, और जिसको कांस्टेंट माना था, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, t क्या होता है 1, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यानी मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 4 करने से पहले स्टेप नंबर 3 के बाद क्या किया, टाइम केस में डिफरेंशिएट किया, और जैसे मैं टाइम केस में डिफरेंशिएट करूंगा मुझे ये इक्वेशन देखने को मिलने वाली है। क्या ये इक्वेशन देखने को मिलने वाली है, मैंने बोला हाँ। अब मैंने क्या किया, इसको तो सिंपलीफाई किया, मैंने बोला ये मेरा 5 था, मैंने 5 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया, यहां से मैंने एनर्जी निकाली, तो एनर्जी कुछ इस तरीके से आ जाएगी, बाकी सारे टर्म को इधर पे क्या गया, एनर्जी कुछ तरीके से आ जाएगी, ठीक है। अब इसी एनर्जी का हम कहां यूज कर रहे हैं, जब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल। अब करेंगे अपने स्टेप नंबर 4, फिर से रिपीट होगा। स्टेप नंबर 4 क्या था, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वही सर पोटेंशियल है, वही पी स्क्वायर अपॉन में 2 है। मैं सर ये बार बार वीडियो चल रही है, रिपीट तो नहीं हो, अरे मैं रिपीट नहीं हो रहा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तुम गलत नहीं देख रहे हो, तुम सही वीडियो देख रहे हो, बार बार वही चीज रिपीट करो, क्वेश्चन में वही चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब मेरे को पता है स्टेप नंबर 3 में मेरे पास मोमेंटम था, मैंने मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी यहां पर, मेरे पास एनर्जी मैं कैलकुलेट कर चुका था प्रीवियस वीडियो से, प्रीवियस स्टेप से मैंने एनर्जी यहां पे पुट कर दी, और जैसी मैं एनर्जी यहां पे पुट करूंगा, आप देख सकते हो जैसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहाँ पे क्या टर्म आ रही है, टी की टर्म आ रही है, कुछ नहीं किया यार, तो सिंप्लीफाई किया, 5 अभी भी नीचे है, 5 को कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। वही 5 को डिनोमिनेटर हटाने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरह से लिख दिया,
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया, बिकॉज ये जो है मेरी फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स था, तो एक्स वाई और जेड तीनों टर्म्स लाने के लिए, बिकॉज 3 डायमेंशन की बात करें तो उसमें एक्स की टर्म भी होगी, वाई की टर्म भी होगी, जेड की टर्म भी होगी, तो तीनों लिख दिए और कुछ नहीं किया है। फाइनल आंसर मेरा यहीं पे था। जैसे ही आप एनर्जी की वैल्यू यहां पुट करोगे, मोमेंटम की वैल्यू यहां पुट करोगे, आपको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे 5 को हटाओगे, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बहुत बड़ा है, कुछ रट लूंगा, नहीं रटना यार, स्टेप याद रखो यार, 4 स्टेप्स है, सिर्फ 4 स्टेप्स है, सिर्फ 4 सिर्फ 4 स्टेप्स है। यदि हमने 4 स्टेप्स कर लिए तो स्कॉर्डिनेटर वेव इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज माय पोटेंशियल स्टेप। न्यूमेरिकल्स देखे जाते हैं क्योंकि यूनिट 1 में थियोरेटिकल और बच्चों को न्यूमेरिकल बहुत परेशान करते हैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूं, साथ में फॉर्मूले भी लेके आया हूं। लेट पे नहीं लेते हैं। देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले कभी भी आपको बोले कि मुझे पोटेंशियल, जैसे मैं ये क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर फॉर्मूला देखते हैं। उसने बोला बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी गिवन है 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी गिवन है। इट इंसिडेंट एट द बाउंड्री स्टेप पोटेंशियल, जब यदि क्वेश्चन के अंदर स्टेप पोटेंशियल बोल दे, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स से भी क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन उसने बोला था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तुमने वो फॉर्मूला लगाया, लेकिन वो बोले स्टेप पोटेंशियल की बात करे, एनर्जी की बात करे, हाइट की बात करे, समझ है ना क्या लगाना है, स्टेप पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है। तो पहले तो क्वेश्चन जब भी आए तो क्लासीफाई करना सीखना है, क्या मेरे फॉर्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फिट बैठता है क्या। मैंने बोला हाँ, एनर्जी गिवन थी, स्टेप पोटेंशियल लिखा था और हाइट गिवन थी। मुझे क्या बोलेगा, मुझसे बोलेगा कि ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बीम का फ्रैक्शन निकालो, तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखो आज ये नॉर्मल फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला बस ये और ये वाला याद रखना है। एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट और एनर्जी इज लेस देन वी नॉट के लिए। अच्छा भैया, एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट और एनर्जी इज लेस देन वी नॉट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि मुझे आर निकालना है, ये रिफ्लेक्टिव मतलब होता है आर निकालना, ट्रांसमिटेड मतलब होता है टी निकालना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू में 4 k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। यानी आपको बोले ट्रांसमिटेड बीम निकालनी है तो ये लगाओगे फॉर्मूला 4 k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। सर ये k1 क्या है? तो देखो हम लिखा हुआ है k1 क्या है? k1 है अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो गिवन होगी h अपॉन में h बार। ये h बार क्या है? h बार क्या है बताया था? h बार इज इक्वल टू में कितना होता है? सॉरी, h बार किसके बराबर होता है? h अपॉन में 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार इरेज कर देते हैं, फिर से पढ़ते हैं। किसी को समझ नहीं आया कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल होता है नहीं समझ आता, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। टेंशन लेने वाली बात नहीं यार, आपका चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं। अरे भैया आपके साथ है यार। कलर चेंज कर देता है फिर से। क्वेश्चन में गिवन था कि मुझे रिफ्लेक्टेड बीम और ट्रांसमिटेड बीम निकालना था। मेरा फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले फॉर्मूला को लर्न कर लो। आप असाइनमेंट में देखोगे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन पे जरूर आएगा। 4 k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर और r इज इक्वल टू में दोनों दोनों प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों प्रोबेबिलिटी है, दोनों का आंसर कितना होगा? 1 के बराबर होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यदि एक का निकल जाए तो 1 में से माइनस कर देना, ये ट्रिक होती है। किसको शेयर मत करना, हाँ शेयर नहीं करना किसी के साथ। ये निकल गया और इसका क्या होता है? k1 माइनस k2 का होल स्क्वायर अपॉन में k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं यार, और कुछ नहीं लगा रहे, बस ऐसे फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, फॉर्मूला लर्न किया, r इज इक्वल टू में k1 माइनस k2 अपॉन में k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले में क्या आता? √2me अपॉन में h बार k1 के लिए। k2 में क्या आता है? √2me माइनस v नॉट अपॉन में ये। सर ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब सर एक बात कंफ्यूजन थी मेरे को, अभी भी समझ नहीं आई सर, यहां पे हमने 2 केस क्यों लेके रखे हुए? देखो आपको एक एनर्जी गिवन है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरी यदि यहां पे हाइट नहीं हो रही हो तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी है E और ये आपकी एनर्जी है V नॉट। इसको क्या बोलते हैं? हाइट जो एनर्जी होती है उसको V नॉट बोलते हैं, इसको E बोलते हैं। तो पहला केस ये बोलता है यदि स्टेप पोटेंशियल है और केस 1 लगाना हो तो एनर्जी यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेटर देन V नॉट होनी चाहिए, ग्रेटर देन V नॉट होनी चाहिए, ग्रेटर देन V नॉट होनी चाहिए। तो जब क्योंकि एनर्जी ग्रेटर देन V नॉट थी तो मैं ये वाला R का फॉर्मूला
और ये टी वाला फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहा हूं और देख लो उसका आंसर कितना है, 1 प्रोबेबिलिटी है, यानी 99% 1%, यानी इसकी वैल्यू किसके बाद है, 1 के बराबर है। बाकी कैलकुलेटर है, बाकी कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। केस नंबर 1 कब लगाओगे, केस नंबर 1 तब लगाओगे जब हमारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेटर देन होगी। अब सपोज करो सेम क्वेश्चन आया और एनर्जी लेस देन वी नॉट है, लेस देन वी नॉट है, हाइट की एनर्जी ज्यादा है, वी नॉट ज्यादा हो गया, एनर्जी कम हो गई, और बोला स्टेप पोटेंशियल से मेरा रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड कैलकुलेट करो, तो सीधा बोलोगे सर ट्रांसमिटेड तो कितना होता है, 0 होता है, और रिफ्लेक्टेड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बहुत रेयर केस आता है ये तो, क्योंकि सबको पता होता है इससे टी 0 होगा और आर की वैल्यू 1 होगी, बिकॉज यदि टी 0 है तो आर किसके बराबर होगा, सिर्फ 1 के बराबर होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ज्यादा तो क्वेश्चन जो आता है वो एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट के आता है, ताकि आप कैलकुलेशन करो और 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आंसर गेन कर पाओ और मार्क्स मिल पाए। तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, बच्चे फंसते हैं, फंसना नहीं है यार, ये फॉर्मूला लर्न करना है। 2 केस है, इन 2 केस से कोई एक केस पूछा जाएगा, फॉर्मूला आता है तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्या ये क्लियर है क्या, ठीक है क्लियर है। तो यहां पे कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट यूनिट, हाँ बिल्कुल, यहां हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। तो कुछ लोगों को बहुत मजा आया होगा, कुछ लोगों को हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ डाउट हो, टेंशन की बात नहीं है यार, यूट्यूब पे है, फोन अपना है, टाइम अपनी है, कॉपी अपनी है, कॉफी अपनी है, उस टॉपिक को रिवाइज करो, पीछे आता ना टाइम स्टेप, पीछे जाओ, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है उसको फिर से देखो, 2x भी देख लो, 3x भी देख लो, लेकिन एटलीस्ट उसको फिर से रिवाइज करो ताकि आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है, मैं मानता हूं डेरिवेशन हो सकती है पहली बार आपको समझ ना आए, हो सकता है मुझे भी समझ नहीं आई थी, जब आप 2 से 3 बार रिपीट करोगे उस पर्टिकुलर डेरिवेशन को और एक बार एटलीस्ट लिख के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे सेमेस्टर 2 की, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। और जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उस पे एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करके देखना, डेरिवेशन परफॉर्म करके देखना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दो, और व्हाट्सएप का जो चैनल, जो व्हाट्सएप का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन गिवन होगा, वहां पे आपके नोट्स, पीडीएफ और पीवाईक्यूज, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, नोट्स होंगे, आपको वो प्रोवाइड कर दी जाएंगे, तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। और तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बाय।